नमस्कार दोस्तों, यूनिक स्टोरी टेलर चैनल पर आपका स्वागत है। यहाँ विभिन्न प्रकार के नॉवल मिलता है। इस कहानी में सारे पत्र लेखक की कल्पना मात्र है। एसमी 18 जोड़ कंटेंट हो सकते। ये कहानी केवल व्यास के लिए है। चले आप कहानी पर नजर डालें। द सीओज ऑब्सेशन, अर्जुन। अध्याय 141। कैसीनो उद्घाटन। पुलिस रिबन काटना। होटल में लोगों ने 10 से अधिक टेबलों को भर दिया। उनके कप टकरा रहे थे क्योंकि हर कोई टोस्ट कर रहा था और खुशी से बातें कर रहा था। जैसे जैसे रात करीब आती गई, दोपहर का कठोर सूरज नरम पड़ गया। उसकी पहले वाली प्रचंडता और सुबह की जीवन चमक खत्म हो गई। शाम के सूरज ने समुद्र की सतह पर लहरों की लहरें बिखेर दी। बाहर लोगों के समूह, जिनमें अधिकतर बुजुर्ग थे, बच्चों को साथ लेकर समुद्र के किनारे के रास्ते पर आराम से टहल रहे थे और शाम की ताजी हवा में सांस ले रहे थे। कई लोग समुद्र तट के छोटे से हिस्से पर मौज मस्ती कर रहे थे। तटीय शहरों के बीच जियांगहुआई शहर की यह एक अनूठी विशेषता थी। ये रहने और आराम के लिए उपयुक्त रूप से शांतिपूर्ण एकमात्र शहर था। इसमें न केवल शानदार महासागर था, बल्कि ये हरे भरे वृक्षों से आच्छादित जियांगमिंग पर्वत का भी घर था। इसके अलावा जियांगहुआई शहर में रहने की लागत अन्य तटीय शहरों की तुलना में अपेक्षाकृत कम थी। शहर सरकार परिवार भवन। पूरे भवन में रोशनी जगमगा उठी। उस रात जियांग जोगन अपनी पत्नी और जियांग वेई के साथ घर पर टीवी देख रहे थे। पिताजी, मुझे आपसे एक मदद मांगनी है, क्या आप मदद कर सकते हैं? जियांग वेई ने आखिरकार हिम्मत जुटाई। ओह, यह क्या है? जियांग जोगन आश्चर्यचकित रह गया। उसने जिज्ञासा से जियांग वेई की ओर देखते हुए कहा, ये कुछ निरर्थक नहीं होना चाहिए। अगर मामला गंभीर है तो मैं मदद कर सकता हूँ। ठीक है, ये निश्चित रूप से गंभीर है। जियांग वेई ने तुरंत सिर हिलाया और कहा, कल मैं और मेरे कुछ दोस्त यूनिवर्सिटी सिटी में एक मनोरंजन शहर खोल रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि आप आकर रिबन काटेंगे। हे, आपको लगता है कि मैं नहीं जानता? जियांग जोगन ने जियांग वेई की ओर सख्ती से देखा और कहा, आपने यूनिवर्सिटी सिटी में जो स्थापित किया है वो एक जुआघर है, जिसमें मनोरंजन शहर के बैनर का केवल एक मुखौटा है। अंदर यह एक बड़ा कैसीनो है। मैं आपको बता दूं, आपके लिए इससे दूर रहना ही बेहतर है। भले ही सरकार आंखें मूंद ले, लेकिन फ्लेम ड्रैगन गैंग निश्चित रूप से हस्तक्षेप करेगा। फैंग जिक्सिया और उसके गिरोह ने यानबुआ के मुंह से खाना छीनने का साहस किया। क्या ये यानबुआ का स्पष्ट विरोध नहीं है? यानबुआ विशेष रूप से खतरनाक है, आपको सावधान रहने की जरूरत है। पिताजी, क्या आप इस एक काम में भी मदद नहीं करेंगे? जियांग वेई ने उदास चेहरे के साथ कहा, मैंने पहले ही लोगों से कह दिया है कि आप रिबन काटने में मदद करेंगे। मैं निश्चित रूप से नहीं जा सकता। जियांग जोगन ने तुरंत अपना सिर हिलाया और कहा, हालांकि मैं अपनी ओर से सचिव लियू को भेज सकता हूं। जियांग जोगन अपने बेटे को पूरी तरह से अलग नहीं करना चाहता था। इन दिनों उनका बेटा कितना व्यस्त था और उसका वजन कितना कम हो गया था, ये देखकर यह स्पष्ट था कि लड़का ईमानदारी से प्रयास कर रहा था। ये दुर्लभ है कि उनका बेटा किसी चीज के प्रति समर्पित हो, और भले ही वह अंडरवर्ल्ड से संबंधित हो, फिर भी उसका समर्थन न करने का कोई कारण नहीं था। फिर भी अपने राजनीतिक भविष्य और उन्नति के लिए जियांग जोगन को उनके प्रभाव से सावधान रहना पड़ा और उनकी जगह सचिव लियू को भेजना पड़ा। यदि कुछ गलत हुआ तो वह इसमें संलिप्तता से पूरी तरह इनकार कर सकता है। ठीक है, ये भी काम करता है। जियांग वेई ने तुरंत सिर हिलाया। उसकी नजर में सचिव लियू का प्रभाव लगभग जियांग जोगन के बराबर था। सचिव लियू से मिलने वाला हर व्यक्ति इतना सम्मानजनक व्यवहार करता था मानो वह अपने बॉस से मिल रहा हो। जियांग जोगन ने जियांग वेई की ओर देखा और कहा, जियांग वेई, जब मैं प्रांतीय शहर में आ जाऊंगा तो तुम्हें अपनी छवि का ध्यान रखना होगा। आखिरकार आप प्रांतीय समिति के उपसचिव के पुत्र होंगे। यदि आप पहले की तरह काम करते रहेंगे तो प्रांतीय समिति में मेरे लिए मुश्किल हो जाएगी। चिंता मत करो पिताजी, मुझे पता है कि क्या करना है। जियांग वेई ने सिर हिलाया और कहा, एक बार मनोरंजन शहर बन जाए और चलने लगे तो मैं इसे प्रबंधित करने के लिए कड़ी मेहनत करूंगा। मैं आपको ये साबित करना चाहता हूं कि मैं अपने मूल्यों को कार्यों के माध्यम से प्रदर्शित कर सकता हूं। हाँ, जियांग जोगन खिलखिलाकर हंसा। इस मामले के संबंध में जियांग जोगन व्यक्तिगत रूप से हस्तक्षेप नहीं करेंगे, क्योंकि उनका मानना था कि भले ही यानबुआ ने कैसीनो को निशाना बनाया हो, वह उनके बेटे को नुकसान पहुंचाने की हिम्मत नहीं करेगा। जियांग जोगन को केवल अपने बेटे की सुरक्षा सुनिश्चित करने की आवश्यकता थी। फैंग जिक्सियाओ और अर्जुन रायजादा सहित किसी अन्य की सुरक्षा उसके लिए कोई चिंता का विषय नहीं थी। अगले दिन यूनिवर्सिटी सिटी घंटियों और ढोलों की ध्वनि तथा लहराते लाल झंडों से जीवंत हो उठी। फैंग जिक्सियाओ और अन्य लोगों ने विशेष रूप से एक शेर नृत्य मंडली और एक ड्रम टीम को प्रवेश द्वार पर प्रदर्शन करने के लिए आमंत्रित किया था, जिससे कई दर्शक आकर्षित हुए। पूर्व हॉटपॉट सिटी के ऊपर एक विशाल चिन्ह लटका हुआ था। सड़क से लेकर मनोरंजन नगरी तक लाल कालीन बिछा हुआ था। फैंग जिक्सियाओ और अन्य लोग बड़े बक्से बाहर ले गए और क्रिस्टल सिक्के बांटते हुए जोर से चिल्ला रहे थे, प्रत्येक को 10 क्रिस्टल सिक्के, जब तक कि सभी वितरित न हो जाएं। क्या यह एक मनोरंजन शहर है? क्या यह मनोरंजन शहर के नाम पर सिर्फ एक कैसीनो नहीं है? क्या यह अन्य स्थानों की तरह ही नहीं है? क्रिस्टल सिक्के छीनने के लिए आगे बढ़ते हुए वहां खड़े लोग उत्साहपूर्वक चर्चा कर रहे थे।
उस समय विभिन्न स्थानीय सरदार वहां पहुंचे। सबसे पहले पहुंचने वाले व्यक्ति थे तियानिया समूह के रिया ओबरॉय। एक काले रंग की प्रभावशाली जगुआर कार आकर रुकी और कैप्टन काव कार से बाहर कूद पड़े, जबकि जिन गोयू ने एक अन्य अंगरक्षक के साथ मिलकर तुरंत उस क्षेत्र को सुरक्षित कर लिया। 3 अंगरक्षकों ने एक त्रिकोणीय रक्षात्मक स्थिति बनाई और लिन जिवेन ने रिया ओबरॉय का बारीकी से पीछा किया। वाह, क्या ये श्रीमान नहीं है? तियानिया ग्रुप से ली। वह टीवी पर दिखने से भी ज्यादा खूबसूरत है। भीड़ तुरंत उत्साह से भर गई, लेकिन रिया ओबरॉय भावशून्य बनी रही, जबकि उनका अंगरक्षक फूलों की टोकरी लेकर प्रवेश द्वार पर आया। रिया ओबरॉय ने आगे बढ़कर आखिरकार मुस्कुराते हुए फेंग जिक्सियाओ से कहा, जिक्सियाओ, आपके उद्घाटन के लिए बधाई। मुझे आशा है कि आपका व्यवसाय फलता फूलता रहेगा। आह श्रीमान ली, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फेंग जिक्सियाओ ने उत्सुकता से रिया ओबरॉय से हाथ मिलाया, खुश होते हुए, जबकि अर्जुन रायजादा, जो एक तरफ खड़ा सिगरेट पी रहा था, को अनदेखा कर दिया गया। फेंग जिक्सियाओ ने इस विवरण पर ध्यान दिया और उत्सुकता से अर्जुन रायजादा और फिर रिया ओबरॉय की ओर देखा। उन्हें संदेह हुआ कि उनके बीच कोई दरार है। एक झुकी हुई मुस्कान के साथ फेंग जिक्सियाओ ने रिया ओबरॉय से कहा, श्रीमान ली, मैं तुम्हें हमारे बॉस अर्जुन रायजादा से मिलवाता हूँ। कोई जरूरत नहीं। रिया ओबरॉय ने अपना सिर हिलाया और फिर लिन जिवेन के साथ एक तरफ चली गई। फेंग जिक्सियाओ जल्दी से अर्जुन रायजादा के पास पहुंचे और कहा, भाई अर्जुन, क्या हुआ? क्या तुम्हारा अपनी भाभी से झगड़ा हुआ था? भाड़ में जाओ, अर्जुन रायजादा ने शाप दिया। वह तुम्हारी भाभी कब बन गई? इसे देखो, वरना तुम नपुंसक बना दिए जाओगे। सस। फेंग जिक्सियाओ कांप उठा और जल्दी से अपने छोटे पक्षी को ढक लिया और मुस्कुराकर बोला, क्या ये सिर्फ समय की बात नहीं है? भाई अर्जुन, क्रांति अभी सफल नहीं हुई है। साथियों को अभी भी प्रयास करने की आवश्यकता है। आपको जल्दी से श्रीमान को नीचे उतारना चाहिए। ली, नीचे ले जाओ। इसी समय एक काली ऑडी कार धीरे धीरे आती हुई आई। लाइसेंस प्लेट को देखकर ही भीड़ में आश्चर्य की लहर दौड़ गई। अरे, क्या ये सिटी सेक्रेटरी की कार नहीं है? वह भी यहाँ क्यों आया है? वाह, ये सचमुच है। ऐसा लगता है कि इस कैसीनो में कनेक्शन है, यहाँ तक कि सिटी सेक्रेटरी को भी आमंत्रित किया जा सकता है। अब से हम गिरफ्तार होने की चिंता किए बिना यहाँ जुआ खेल सकेंगे। नागरिकों ने गर्मजोशी से चर्चा की और जो लोग जुआ खेलना पसंद करते थे लेकिन थोड़े डरपोक थे, वे अचानक आश्वस्त महसूस करने लगे। यहाँ तक कि शहर के सचिव भी जश्न मनाने के लिए यहाँ आए थे, जो कि सभी को ये बताने जैसा नहीं था कि कैसीनो शहर सरकार के संरक्षण में था। सचिव लियू कार से बाहर निकले। उनके पीछे ड्राइवर भी आया, जिसने एक फूलों की टोकरी पकड़ी और उसे प्रवेश द्वार पर रख दिया। सचिव लियू बड़ी मुस्कान के साथ अर्जुन रायजादा के पास गए और कहा, ये आपके उद्घाटन समारोह के लिए बधाई। आपका व्यवसाय फले फूले। अर्जुन रायजादा को उम्मीद नहीं थी कि शहर सरकार से कोई आएगा, लेकिन फिर उसने सोचा जियांग झोगन द्वारा सचिव लियू को भेजना एक चतुर चाल थी। अर्जुन रायजादा मुस्कुराए और बोले, सचिव लियू, आप एक सम्मानित अतिथि हैं। आइए, मैं आपको तियानिया ग्रुप के खूबसूरत सीईओ श्रीमान से मिलवाता हूँ। ली। आह श्रीमान ली, तुम भी यहाँ हो? सचिव लियू चौंक गए। उन्होंने अपनी आंखें चौड़ी कर ली। रिया ओबरॉय को देखकर आश्चर्यचकित हुए, जो शायद ही कभी सार्वजनिक कार्यक्रमों में भाग लेती थी। रिया ओबरॉय ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, क्या आप भी यहाँ नहीं हैं? इस समय जियांग वेई मुस्कुराते हुए आया और बोला, अंकल लियू, आप यहाँ हैं। मेरे पिताजी के बारे में क्या ख्याल है? ओह जियाओ वेई, तुम्हारे पिताजी काम में बहुत व्यस्त हैं और नहीं आ सके, इसलिए उन्होंने मुझे भेज दिया। सचिव लियू ने हंसते हुए कहा, तुम अपने पिताजी को दोष नहीं दोगे, है ना? बिल्कुल नहीं, यहाँ भी आपके साथ ऐसा ही है। जियांग वेई हंसा। कुछ ही देर में चमकती लाइटों वाली एक पुलिस कार तेजी से आगे बढ़ी और मनोरंजन नगर के सामने एक काला निशान छोड़ गई। वहां मौजूद नागरिक तुरंत दंग रह गए। क्या पुलिस इस जगह पर पहले ही दिन छापा मारने आ रही थी? अरे, अभी तो बस उद्घाटन का दिन है। क्या पुलिस यहाँ इस जगह को तोड़ने के लिए आ सकती है? सचिव लियू के यहाँ होने पर कौन हिम्मत करेगा? बिल्कुल, मैं कहता हूँ, ये पुलिस इस आयोजन का समर्थन करने के लिए यहाँ होनी चाहिए। भीड़ में फिर से चर्चा होने लगी। सभी अपनी गर्दनें ऊपर उठाकर ये देखने लगे कि वास्तव में क्या हो रहा है। पुलिस की गाड़ी खुली और चालक तथा यात्री की तरफ से स्कर्ट पहने 2 खूबसूरत महिलाएं बाहर आईं। झांग यानतोग ने काले रंग की पोशाक पहन रखी थी। उसकी पीठ खुली हुई थी और उसकी गर्वित छाती कपड़ों से ढकी हुई थी। काले क्रिस्टल सैंडल से 10 चमकदार पारदर्शी पैर की उंगलियां दिखाई दे रही थीं। फैन किन यात्री की सीट से नीचे उतरी। उसने सफेद टी शर्ट और छोटी काली स्कर्ट पहन रखी थी और कोई मोजा नहीं पहना था, लेकिन उसके सुंदर पैरों को किसी मोजे की जरूरत नहीं थी। उनकी उपस्थिति ने तुरंत उपस्थित पुरुषों में हलचल मचा दी। हालांकि रिया ओबरॉय सुंदर थी, वह स्वाभाविक रूप से एक हिमखंड की तरह ठंडी थी, लोगों को दूरी बनाए रखते हुए और कमल की तरह लग रही थी, जिसे केवल दूर से ही प्रशंसा की जानी थी। झांग यानतोग और फॉन्किन एक दूसरे का हाथ थामे, प्रत्येक के हाथ में एक बटुआ था और अर्जुन रायजादा की ओर चल पड़े। वाह, बहुत सुंदर। अर्जुन रायजादा खुद को रोक नहीं सका और बोला, अगर कोई तुम दोनों से शादी कर ले तो वे जीवन भर खुश रहेंगे।
बेवकूफ, फैन किन ने थूकते हुए कहा, आप कुत्ते के मुंह से हाथी दांत निकलने की उम्मीद नहीं कर सकते। खुद भी कुछ थूक कर देखो। अर्जुन रायजादा मुस्कुराया। फॉन किन की आंखें चौड़ी हो गईं और झांग यानतोग ने जल्दी से उसका हाथ खींचते हुए कहा, इसे जाने दो, उसके स्तर तक मत गिरो, अन्यथा तुम क्रोधित होकर मर जाओगे। सुश्री, टोम सही कह रहा है, यह आदमी एक हेजहॉग के अलावा कुछ नहीं है। फॉन किन ने ठंडी नजर से अर्जुन रायजादा की ओर देखा। अर्जुन रायजादा, मैंने लिंगलिंग से तुम्हारी स्थिति के बारे में पहले ही सुन लिया है। झांग यानतोग ने अर्जुन रायजादा की ओर मुस्कुराते हुए कहा, अब जब तुम बाहर आ ही गए हो तो मुसीबत से दूर रहो, वरना सुश्री यान तुम्हें दूसरी बार नहीं बचाएगा। क्या आप यहाँ उपदेश देने आए हैं या बधाई देने? अर्जुन रायजादा ने भौहें चढ़ाई। हे झांग यानतोग मुस्कुराया, हम पहले उपदेश देंगे फिर बधाई देंगे, क्या ये ठीक है? ठीक है, अर्जुन रायजादा ने सिर हिलाया। 142 अध्याय 136 अध्याय 133 सुंदरी ने रूप पर दांव लगाया। फैंग जिक्सियाओ ने मुस्कुराते हुए कहा, सभी मेहमान आ गए हैं, हम लगभग रिबन काटने का काम शुरू कर सकते हैं। क्या सचमुच सब लोग आ गए हैं? अचानक भीड़ के पीछे से ओरियोल पक्षी जैसी आवाज आई। अर्जुन रायजादा चौंक गया, आवाज कुछ परिचित सी लग रही थी। वह जल्दी से पीछे मुड़ा और सुश्री को देखा। यान ने काले रंग की पोशाक पहनी हुई थी, जिसके सीने पर एक बड़ा काला फूल था जो उसके शरीर के बीच की गहरी खाई को पूरी तरह से ढक रहा था। अर्जुन रायजादा ने आश्चर्य से कहा, सुश्री यान। सुश्री यान बिल्ली की तरह शान से चलते हुए अर्जुन रायजादा के पास पहुंचा। उसके पीछे एक माली फूलों की टोकरी लेकर चल रहा था। एमिस यान के आगमन से सभी की आंखें चौड़ी हो गईं, प्रत्येक व्यक्ति सुश्री यान को देख रहा था। यान अलग ढंग से, वहां उपस्थित नागरिकों की नजर में सुश्री यान एक परिपक्व, आकर्षक और मोहक महिला थी। हालांकि अर्जुन रायजादा की नजर में वह एक अलग पहचान वाली महिला थी। झांग यानतोग, रिया ओबरॉय, सचिव लियू और अन्य की नजर में सुश्री यान एक बहुत ही रहस्यमय महिला थी जिसके शक्तिशाली संबंध थे। एमिस यान सभी लोग लगभग एक साथ खड़े हो गए, विशेष रूप से सचिव लियू जो लगभग दौड़कर आए, लगभग सुश्री यान को प्रणाम और चापलूसी कर रहे थे। यान सभी लोग कृपया बैठ जाएं, मैं तो बस एक अप्रत्याशित अतिथि हूं, सुश्री ने कहा। यान मुस्कुराया। यह अर्जुन रायजादा ने अजीब तरह से हंसते हुए कहा, निमंत्रण उसके द्वारा नहीं भेजा गया था और फैंग जिक्सियाओ और अन्य लोग सुश्री को नहीं जानते थे। यान शर्मिंदा होकर अर्जुन रायजादा ने कहा, सुश्री यान, क्या आप हमें रिबन काटने का सम्मान दे सकते हैं? मुझे आशा है आप मना नहीं करेंगे। ठीक है, सुश्री यान ने सिर हिलाया और कहा, यह पहली बार है जब मैं किसी और के लिए रिबन काट रहा हूं। इसके बाद समारोह के मेजबान ने तुरंत रिबन तैयार कर लिया और सुश्री यान बीच में खड़ा था। वह स्थान मूलतः अर्जुन रायजादा के लिए था, हालांकि सुश्री को इसकी भरपाई करनी होगी। यान उसने उसे अपनी जगह दे दी और अर्जुन रायजादा खुद दूर की ओर चला गया, फैंग जिक्सियाओ के ठीक बगल में। भाई अर्जुन, मुझे आपके साथ स्थान बदलने दो। फैंग जिक्सियाओ ने जल्दी से अर्जुन रायजादा को अंदर की ओर धकेल दिया, उसे बलपूर्वक रिया ओबरॉय के बहुत करीब धकेल दिया। रिया ओबरॉय ने भौहें चढ़ाई और अर्जुन रायजादा को घूरा। अर्जुन रायजादा ने रिया ओबरॉय को एक अजीब सी मुस्कान दी और गुस्से से फैंग जिक्सियाओ से कहा, तुम छोटे बदमाश, मुझे फिर से धक्का दोगे और मैं तुम्हारे साथ अपना आपा खो दूंगी। हे भाई अर्जुन, मैं बस यही चाहती थी कि तुम अपनी भाभी के करीब आओ। फैंग जिक्सियाओ की आवाज धीमी थी, लेकिन रिया ओबरॉय ने इसे सुन लिया। उसका चेहरा लाल हो गया, कैंची पकड़े हुए उसके हाथ थोड़े कांप रहे थे। मन ही मन उसने सोचा, अर्जुन रायजादा, वह बेवकूफ कल मेरी अनुमति के बिना जाने की उसकी हिम्मत कैसे हुई? कैंची पकड़ते हुए उसने चाहा कि वह अर्जुन रायजादा के उस शरारती हिस्से को काट सके। पटाखों की आवाज शुरू हो गई और सभी लोग सहजता से रिबन काटने लगे। लाल रिबन काटे जा रहे थे और द्वार पर खड़े नागरिक उत्साहपूर्वक तालियां बजा रहे थे। जियो एयर ने छात्रों के एक बड़े समूह के साथ दरवाजे पर क्रिस्टल सिक्के वितरित किए, प्रत्येक को 10-10 सिक्के तब तक बांटे जब तक वे खत्म नहीं हो गए। किसी को भी कई बार क्रिस्टल सिक्के एकत्र करने से रोकने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को मनोरंजन शहर में प्रवेश करना पड़ा। जल्द ही हजारों क्रिस्टल सिक्के वितरित कर दिए गए। देवियों और सज्जनों, क्यों न आज हम अंदर जाकर अपनी किस्मत आजमाएं? अर्जुन रायजादा मुस्कुराया। ठीक है, सुश्री यान ने सबसे पहले सिर हिलाया। उसने अपने बटुए से नोटों का एक ढेर निकाला और कहा, मैं आज केवल इतने ही पैसे लाई हूं, चलो अपनी किस्मत आजमाते हैं। झांग यानतोग और फैंग किन ने सुश्री का अनुसरण किया। यान अंदर था। सचिव लियू आधिकारिक कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए जल्दी में घटनास्थल से चले गए। रिया ओबरॉय लिनजिवेन के साथ बिना हिले डुले दरवाजे पर खड़ी रही, जिससे अर्जुन रायजादा थोड़ा हैरान हो गया। शायद ये छोटी महिला उसके खिलाफ द्वेष रखती थी। वह जल्दी से आगे बढ़ा और बोला, जियो रिया, मुझे मिस्टर कहो। ली, रिया ओबरॉय ने गुस्से से कहा। ओह ठीक है श्रीमान, ली ही है। अर्जुन रायजादा कोई विकल्प न होने के कारण अजीब तरह से बोला, श्रीमान।
ली चलो अंदर चले। हम्फ। रिया ओबरॉय ने अर्जुन रायजादा को घूरा लेकिन मन ही मन धिक्कारा, ये बेवकूफ कल इतना आज्ञाकारी क्यों नहीं था, आज इतनी जल्दी अपना स्वर बदल देता है। कितना घटिया व्यक्ति है। रिया ओबरॉय ने अर्जुन रायजादा की ओर आंखें घुमाई, फिर मुड़कर कैसीनो में प्रवेश किया। चूंकि कैसीनो अभी अभी खुला था, सुश्री यान भाग्यशाली नहीं थी। उसने स्लॉट मशीनों पर 200 से अधिक रुपये गंवाए, फिर पासा खेल में चली गई जहां उसने तुरंत 2000 से अधिक रुपये गंवा दिए। फिर उसने रूसी रूलेट खेलने की कोशिश की और हार गई। हालांकि सुश्री झां ज्ञानतों के बाद झां ज्ञानतों को बेहतर भाग्य मिला। स्लॉट मशीनों से लेकर पासा खेलों तक, पासा खेलों से लेकर रूसी रूले तक, यान ने एक ही राउंड में 1000 से अधिक जीत हासिल की। लगता है आज मेरी किस्मत अच्छी नहीं है, सुश्री ने कहा। यान ने आह भरी। हे सुश्री। यान देखो, मेरी किस्मत इतनी बुरी नहीं है। झां ज्ञानतोग ने अपनी हथेली खोलकर दिखाया कि उसने पहले ही छोटे मूल्यवर के चिप्स को 100 के भाव में बदल लिया था। हाँ, युवा लोगों का भाग्य हमेशा अच्छा होता है, सुश्री ने कहा। यान ने अर्जुन रायजादा को ढूंढने की कोशिश की लेकिन उसे दरवाजे पर फैन जिक्सियाओ और अन्य लोगों के साथ किसी बात पर बहस करते हुए देखा। ऐसा लग रहा था कि रिया ओबरॉय द्वेषपूर्ण तरीके से स्लॉट मशीन खेल रही थी। हालांकि जब स्लॉट मशीन से क्रिस्टल सिक्कों का ढेर निकला तो वह तुरंत मुस्कुराई। उसका पहले से मुंह फुलाए हुए मुंह पर अब मुस्कुराहट आ गई। उसने उत्साह से लिन जिवेन की बांह पकड़ ली और कहा, जिवेन देखो, मैं जीत गई। खड़खड़ाहट। बाघ के मुंह से क्रिस्टल सिक्कों का ढेर गिर गया और रिया ओबरॉय एक बच्चे की तरह उत्साहित थी। दूसरी तरफ फैन जी जियाओ ने भौहें चढ़ाई और कहा, भाई अर्जुन, अब हम मुसीबत में हैं। क्या हुआ? अर्जुन रायजादा ने उत्सुकता से पूछा। मैंने दक्षिणी जिले से खबर सुनी है। ऐसा लगता है कि श्री क्राउन प्रिंस हमारे खिलाफ कदम उठाने की योजना बना रहे हैं, फैन जी जियाओ ने उदास होकर कहा। पिछली बार हमने श्रीमान को पढ़ाया था। क्राउन प्रिंस को सबक सिखाओ। मुझे लगता है कि इस बार वह अपना क्षेत्र पुनः प्राप्त करने आ रहे हैं। डरो मत, अर्जुन रायजादा मुस्कुराया और कहा, अगर कोई मुझे उकसाता नहीं है तो मैं उन्हें उकसाऊंगा नहीं, लेकिन अगर कोई मुझे उकसाता है तो हमें उसे जड़ से उखाड़ फेंकना होगा। ठीक है। दाहेई ने अपनी मुठियां भींच ली और कहा, अर्जुन रायजादा, चिंता मत करो, मेरे यहां होने से मिस्टर भी नहीं, क्राउन प्रिंस या यान बुआ हमें डरा सकते हैं। हम उन्हें वैसे ही वापस भेज देंगे। दाहेई, आप तो बस शेखी बघार रहे हैं, फैंग जी जियाओ ने दाहेई को घूरते हुए कहा। उसके कितने अनुयायी हैं और हमारे कितने हैं? श्री अकेले दक्षिणी जिले में क्राउन प्रिंस के पास 500 से 600 आदमी हैं। एक ही कॉल से वह 100 से अधिक लोगों को इकट्ठा कर सकता है और हमारा कुल योग कुल मिलाकर मुश्किल से 70 तक पहुंचता है। हम उनसे मुकाबला नहीं कर सकते। फैंग जी जियाओ नहीं चाहता था कि जिस कैसीनो को उसने बड़ी मुश्किल से स्थापित किया था वह यूं ही बर्बाद हो जाए। पिछली बार श्री क्राउन प्रिंस ने हंगामा मचा दिया। वह कई दिनों तक इस गड़बड़ी को ठीक करने में व्यस्त रहे। यदि ऐसा दोबारा हुआ तो कौन जाने कोई कैसीनो में आने की हिम्मत करेगा या नहीं। जब युद्ध आए तो सेनापतियों को भेजो, जब बाढ़ आए तो मिट्टी का ढेर लगा दो, अर्जुन रायजादा ने सिगरेट पकड़े हुए कहा और शालीनता से घूम गया। हालांकि उस मोड़ पर उसने सुश्री को पकड़ लिया। यान की स्नेह भरी निगाहें। अर्जुन रायजादा रुका, फिर तुरंत सुश्री की ओर मुस्कुराया। यान, एमिस। यान ने उसकी ओर आंखें घुमाई, लेकिन अंदर ही अंदर वह चीनी की तरह मीठी महसूस कर रही थी और उसने अन्य जुआ खेलना जारी रखा। अर्जुन रायजादा उत्साह से रिया ओबरॉय की ओर चला, जिसका जुए में भाग्य अविश्वसनीय रूप से अच्छा था। वह जिस पर भी दांव लगाती थी जीत जाती थी और कुछ ही समय में कई सौ युआन जमा कर लेती थी। जियो रुओ, अर्जुन रायजादा ने लिन जिवेन को एक तरफ धकेल दिया। समझदारी से लिन जिवेन कुछ कदम पीछे हट गया। अर्जुन रायजादा नीचे झुका, अपना चेहरा रिया ओबरॉय के कान के पास लाया। रिया ओबरॉय को शर्मिंदगी महसूस हुई लेकिन उसने बचने की कोशिश नहीं की। इसके बजाय वह स्लॉट मशीन खेलने का नाटक करती रही और अर्जुन रायजादा को नजरअंदाज करती रही। अर्जुन रायजादा करीब झुका, उसके होंठ लगभग रिया ओबरॉय के गाल को छू रहे थे। उसने एक हास्यपूर्ण मुस्कान के साथ कहा, क्या अब तुम मुझे अनदेखा कर रही हो, जिया और वो? फट। रिया ओबरॉय ने अचानक अपना मुंह ढक लिया और हंस पड़ी, लगभग हंसी से रोने लगी। उसने अर्जुन रायजादा को घूरते हुए कहा, हम तुम्हें अनदेखा कर रहे हो? क्या तुम वही नहीं थे जो कल मुझे अनदेखा करके चले गए थे? आज मुझसे यह उम्मीद मत करो कि मैं तुम पर कोई ध्यान दूंगा। ओह, क्या ये बदला है? अर्जुन रायजादा खिलखिलाकर हंसा। गुरगल गुरगल। स्लॉट मशीन द्वारा सिक्के निगलने की आवाज गूंजी। रिया ओबरॉय तुरंत नाराज हो गई। अर्जुन रायजादा, तुम बदकिस्मत हो, तुमने मुझे 100 से अधिक का नुकसान पहुंचाया। अर्जुन रायजादा ने देखा कि यह सच था। स्लॉट मशीन ने रिया ओबरॉय के 100 से अधिक अंक निगल लिए थे, जो 100 युआन से अधिक के बराबर थे। अर्जुन रायजादा ने शरारत से हंसते हुए अपनी जेब से मुट्ठी भर क्रिस्टल सिक्के निकाले और उन्हें रिया ओबरॉय को देते हुए कहा, इसकी भरपाई के लिए हम मानो मुझे तुम्हारा चाहिए। मैं केवल वही चाहता हूं जो मैं खुद जीतता हूं।
रिया ओबरॉय खुशी से स्लॉट मशीन खेलना जारी रखा। ये जानते हुए कि रिया ओबरॉय बहुत खुश थी, अर्जुन रायजादा ने उसे और परेशान नहीं किया और सुश्री की ओर चल दिया। यान के निर्देशन में एमिस यान नंबर 1 में अपनी थोड़ी को अपने हाथों पर टिकाए हुए थी। एक वीआईपी कमरा, टेक्सास होल्डम का खेल। न्यूनतम दांव 100 था और वहां भीड़ थी। यद्यपि यह वीआईपी कमरा था, फिर भी कुछ लोग अपने परिवार को साथ लेकर आए थे, इसलिए ये चारों ओर से लोगों से घिरा हुआ था। हालांकि दर्शक केवल चुपचाप देख सकते थे, बोल सकते थे, भले ही खेल में जीतना हार के रूप में गिना जाता हो। इसलिए सभी ने बहुत अच्छा व्यवहार किया। अर्जुन रायजादा सुश्री के बगल में बैठ गए। यान को तुरंत ही उसके शरीर की हल्की खुशबू का एहसास हुआ। वह खुद को रोक नहीं सका और कुछ और सूंघते हुए बोला, हे सुश्री। यान, तुम्हारी खुशबू बहुत अच्छी है। तुम चापलूस हो, सुश्री। यान के होंठ मुड़ गए, लेकिन उसने अर्जुन रायजादा को घूरते हुए कहा, क्या मुझे इस हाथ का पीछा करना चाहिए? अर्जुन रायजादा ने यान के पत्तों पर नजर डाली। एक का था, लेकिन नीचे वाला पत्ता 10 का था। अर्जुन रायजादा मुस्कुराया और कहा, ये केवल दूसरा कार्ड है, इसका पालन क्यों नहीं किया गया? बेशक आपको ऐसा करना चाहिए। फिर क्रूपियर ने कार्ड बांटना जारी रखा। तीसरा 10 आया, जिससे सुश्री उत्साहित हो गई। यान, एक जोड़ी होने से उसे खेलते रहने का आत्मविश्वास मिला। अन्य खिलाड़ियों के कार्ड और उनके हाव भाव देखकर ऐसा लग रहा था कि उनमें से कोई भी उसके जितना आश्वस्त नहीं था। एक राउंड के बाद सुश्री यान के पास वास्तव में 3 दहाई थे। उसकी आंखें चमक उठी। वह अर्जुन रायजादा की ओर मुस्कुराए और बोली, तुम सचमुच मेरे भाग्यशाली सितारे हो। हाँ, जरूरी नहीं, हर कोई ध्यान से देख रहा है, उनके पास अच्छे कार्ड भी होने चाहिए। अर्जुन रायजादा की नजर ईमानदार नहीं थी। वह काले फूल पर टिकी रही, अंदर झांकती रही और उसकी गर्वित दरार की झलकियां पकड़ती रही। एमिस यान ने अर्जुन रायजादा की घूमती निगाहों को पकड़ लिया, लेकिन उसे कोई आपत्ति नहीं हुई। पुरुषों को आकर्षित करना, कम से कम ये साबित करता था कि उसमें अभी भी आकर्षण था। कुछ बार देखने से कोई नुकसान नहीं होगा, बल्कि इससे उसका आत्मविश्वास बढ़ेगा। PS एक आकर्षक शहरी कथा के लिए फ्लावर बेंडिंग मास्टर देखें। मन लगाकर पढ़ाई करो। 143 अध्याय 137 अध्याय 134 जीवन की दृढ़ता आखिरी कार्ड प्रकट करने के लिए तैयार। अर्जुन रायजादा मुस्कुराया। बहुत घबरा गई हूँ, सुश्री। यान ने अपनी छाती को पकड़ लिया। ऐसा करते ही उसकी परिपूर्णता और भी उजागर हो गई, और अर्जुन रायजादा के दृष्टिकोण से लगभग सब कुछ स्पष्ट रूप से स्पष्ट था। लगभग उन 2 गुलाबी कलियों की झलक दिख रही थी। अर्जुन रायजादा को अपने अंदर कामुकता की लहर महसूस हुई। उसकी पैंट स्पष्ट रूप से तंबू जैसी हो गई। एमिस यान ने तिरछी आंखों से मुस्कुराते हुए पूछा, क्या हम जीत सकते हैं? जरूर, अर्जुन रायजादा मुस्कुराया। अंतिम कार्ड के खुलासे पर सुश्री यान के पास सबसे बड़ा हाथ था, जिसमें 3-3 का सेट था। जब उन्होंने सुश्री को देखा, यान के 10 के सेट को देखते ही उसे तुरंत झुंझलाहट महसूस हुई। उसने इस हाथ में अभी अभी 1000 युआन से अधिक की राशि खो दी थी। एमिस यान बहुत खुश थी। उसने अकेले इस राउंड में ही 3000 से अधिक जीत लिए थे। वह मुस्कुराए और बोली, बुरा नहीं, ऐसे ही कुछ और राउंड और मैं बहुत धन कमा लूंगी। अगले दौर में सुश्री यान ने लगातार 5000 युआन से अधिक की कमाई की, जिससे उसने अपना खोया हुआ सारा पैसा वापस पा लिया। हालांकि सुश्री यान कैसीनो में पैसा हार रही थी, जबकि उसकी जीत अन्य जुआरियों से आ रही थी। जब अर्जुन रायजादा को इसका एहसास हुआ, तो उसने तुरंत अपनी आंखें चौड़ी कर ली। ये सुश्री यान वास्तव में उल्लेखनीय था। एमिस यान लगभग 3 घंटे तक कैसीनो में रुकी रही और फिर एक फोन कॉल आने के बाद जल्दबाजी में वहां से चली गई, यहां तक कि उसे अर्जुन रायजादा से विदाई लेने का भी समय नहीं मिला। झांग यानटोग और फोनकिन ने कैसीनो में 2000 से अधिक की राशि जीती और उसे RMB में बदलकर पुलिस स्टेशन लौटाए। हालांकि पहले दिन कई हजार क्रिस्टल सिक्के बांटे गए, लेकिन उस दिन फसल आश्चर्यजनक रूप से अच्छी थी। उन्होंने वास्तव में 1 लाख से अधिक की कमाई की थी। फेंग जिक्सियाओ जैसे लोगों के लिए यह बहुत बड़ी रकम थी। जियो रिया, चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। रिया ओबरॉय को जाते देख अर्जुन रायजादा ने तुरंत अपनी उत्सुक सेवाएं प्रदान की। मुझे लगा कि तुम खूबसूरत महिलाओं के साथ इतने व्यस्त हो कि तुम मेरे बारे में भूल गए। रिया ओबरॉय ने नाक भान सिकोड़ी। मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ? अर्जुन रायजादा ने जल्दी से अपना सिर हिलाया और कहा, मेरे दिल में जियाओ सबसे खूबसूरत महिला है। मीठी बातें करने वाले। रिया ओबरॉय ने उसे घूर कर देखा। ऊपर से तो वह नाराज थी, लेकिन अंदर ही अंदर वह अर्जुन रायजादा के शब्दों से बहुत खुश थी, जिसने उसके दिल को गहराई से छू लिया था। हालांकि ऐसा लग रहा था कि उसके भीतर एक दीवार थी जो अर्जुन रायजादा के स्नेह को रोक रही थी। रिया ओबरॉय ने लिन जिवेन की ओर देखा और कहा, जिवेन, तुम पहले कैप्टन काओ और अन्य लोगों के साथ वापस जाओ। ठीक है, लिन जिवेन ने सिर हिलाया। उसके बाद विजय ड्रैगन धीरे धीरे लिन जिवेन के साथ कैसीनो से चला गया। अर्जुन रायजादा रिया ओबरॉय को घर तक छोड़ने गया। दोनों शाम के धुंधलके का फायदा उठाते हुए समुद्र के किनारे जंगली रास्ते पर टहल रहे थे।
कभी कभी जोड़ों को एक दूसरे को गले लगाते और जोश से चूमते देखकर रिया ओबरॉय शर्मा जाती थी, क्योंकि उसके दिमाग में पिछले दिन की घटना घूम जाती थी। अर्जुन रायजादा, उस बदमाश ने उसकी तंद्रा का फायदा उठाकर उसके शरीर के साथ छेड़छाड़ की थी। उस समय उसने सोचा कि वह सपना देख रही है, इसलिए उसे कोई संदेह नहीं था, लेकिन उस बदमाश ने न केवल सब कुछ देखा था, बल्कि उसे पकड़ने की हिम्मत भी की थी। उसकी शर्मीली जुड़वा चुटिया जी और वो अर्जुन रायजादा। अजीब स्थिति को देखते हुए दोनों ने चुप्पी तोड़ने की कोशिश की, लेकिन उसी समय उनके मुंह खुल गए। अर्जुन रायजादा ने जल्दी से कहा, महिलाओं पहले, आप आगे बढ़ें। मैं पूछना चाहता था कि क्या आप उत्तरी शहर जिले में उस भूखंड के विकास परियोजना के बारे में आश्वस्त हैं? रिया ओबरॉय ने उत्सुकता से पूछा। जब तक शहर सरकार के फैसले अपरिवर्तित रहते हैं, मुझे विश्वास है। अर्जुन रायजादा ने तुरंत सिर हिलाया, फिर रिया ओबरॉय की ओर देखा और कहा, बेशक फंडिंग में भी कोई रुकावट नहीं आ सकती। तियानिया ग्रुप पहले से ही फंडिंग के पहलू पर कड़ी मेहनत कर रहा है। बैंक हमें पैसा उधार देने के लिए सहमत हो गया है, और इसके अलावा हम आपके प्रस्ताव में रुचि रखने वाली कई वेंचर कैपिटल फर्मों के संपर्क में हैं, इसलिए वे निवेश करना चाहते हैं। रिया ओबरॉय ने सिर हिलाते हुए कहा, फंड के संबंध में बिल्कुल कोई समस्या नहीं है। लेकिन क्या? अर्जुन रायजादा ने चौंकते हुए पूछा। लेकिन अगर उत्तरी शहर जिले में विकास परियोजना के साथ कोई समस्या उत्पन्न होती है, तो ये तियानिया समूह के लिए अकल्पनीय है, आप समझते हैं। रिया ओबरॉय ने अर्जुन रायजादा को गंभीरता से देखा, पास की रेलिंग को पकड़ लिया और चमकते समुद्र को घूरने लगी। तियानिया ग्रुप को स्थापित हुए 50 साल से अधिक हो गए हैं। मैं नहीं चाहता कि यह मेरे देखते देखते बिखर जाए, समझे? समझ गया। अर्जुन रायजादा ने सिर हिलाया। इसलिए क्या तुम्हें विश्वास है? रिया ओबरॉय ने अर्जुन रायजादा की ओर देखा। हाँ, अर्जुन रायजादा ने सिर हिलाया, फिर रिया ओबरॉय की ओर देखा और कहा, जब से मैं याद कर सकता हूँ, मैंने एक साधारण जीवन जिया है। ड्रग्स, आग्नेयास्त्र, पैसा, महिलाएं। गोल्डन ट्रायंगल जैसी जगह में लगभग किसी भी चीज को माल में बदला जा सकता है। बाद में मुझे तब तक खोजा गया जब तक कि मैं अंततः जियागुआई शहर में बस नहीं गया। मेरे जीवन की स्मृति केवल पलायन के बारे में है। फिर रिया ओबरॉय ने कभी नहीं सोचा था कि अर्जुन रायजादा का जीवन ऐसा होगा, अकेले ये कि उसे इतना कठिन अनुभव हुआ था। वह ये भी नहीं समझ पाए कि गोल्डन ट्रायंगल जैसी जगह से आने के बाद भी अर्जुन रायजादा कैसे बच गई। मैंने कभी भी जीवित रहने की उम्मीद नहीं छोड़ी है, नहीं मैंने कभी जीवन की इच्छा छोड़ी है। अर्जुन रायजादा ने रिया ओबरॉय का हाथ लिया और कहा, जियो, हवा सफेद कागज के एक टुकड़े को हवा में उड़ा सकती है, लेकिन यह एक छोटी तितली को नहीं उड़ा सकती, क्योंकि जीवन की शक्ति उसकी अवज्ञा में निहित है। जब तक हम दृढ़ रहें, जब तक हम विश्वास रखें, हम कुछ भी हासिल कर सकते हैं। आप समझते हैं? रिया ओबरॉय की आंखें चौड़ी हो गईं, और उस पल में वह गहरी सोच में लग रही थी। उस पल में उसे कुछ समझ आ गया। अर्जुन रायजादा के शब्द सूर्य की किरण की तरह थे, जो उसके जीवन में बादलों को हटा रहे थे और उसे जीवन का असली सार दिखा रहे थे। रिया ओबरॉय ने गहरी सोच में डूबकर अर्जुन रायजादा के शब्दों को दोहराया, हवा सफेद कागज के एक टुकड़े को उठा सकती है, लेकिन यह एक छोटी तितली को नहीं उड़ा सकती, क्योंकि जीवन की शक्ति उसकी अवज्ञा में है। क्या यही तुम्हारा जीवित रहने में अटूट विश्वास है, अर्जुन रायजादा? हाँ, अर्जुन रायजादा ने सिर हिलाया और कहा, मैंने हमेशा इस पर विश्वास किया है। रिया ओबरॉय की मूल रूप से भ्रमित आंखें अचानक बहुत चमकदार हो गईं। अर्जुन रायजादा का हाथ पकड़ते हुए उसने कहा, अर्जुन रायजादा, धन्यवाद। मुझे किस बात के लिए धन्यवाद? अर्जुन रायजादा दंग रह गया। मुझे कुछ चीजें समझने में मदद करने के लिए धन्यवाद, जो मुझे पहले समझ नहीं आती थी। रिया ओबरॉय ने मुस्कुराते हुए कहा, पहले मुझमें हमेशा आत्मविश्वास की कमी रहती थी। मैं बार बार निर्णयों पर विचार करता, उन पर बार बार चर्चा करता, और अक्सर इसके कारण अवसर गंवा देता। अब मैं समझता हूं कि जब तक हम विश्वास करते हैं, जब तक हम हार नहीं मानते, हम निश्चित रूप से सफल हो सकते हैं। अर्जुन रायजादा ने सिर हिलाया और कहा, यह सही है, हमारा जीवन विश्वासों के बिना नहीं हो सकता। जिया और रुओ, आपका विश्वास क्या है? रिया ओबरॉय चौंक गई, फिर उसने नीचे देखा और कहा, मुझे नहीं पता। आपका विश्वास क्या है, अर्जुन रायजादा? मेरा विश्वास एक जानवर है, अर्जुन रायजादा ने मुस्कुराते हुए कहा। कौन सा जानवर? रिया ओबरॉय ने उत्सुकता से अर्जुन रायजादा की ओर देखते हुए पूछा। एक हमिंगबर्ड, अर्जुन रायजादा ने रिया ओबरॉय से प्रसन्नतापूर्वक कहा। हमिंगबर्ड दुनिया का एकमात्र पक्षी है जो पीछे की ओर उड़ सकता है। जो लोग जानते हैं कि खतरे के सामने कब हार मान लेनी चाहिए, वे ही जीवित रहने में वास्तविक रूप से सफल होते हैं। इसीलिए मुझे हमिंगबर्ड पसंद है। एक हमिंगबर्ड? रिया ओबरॉय आश्चर्यचकित थी। दुनिया का सबसे छोटा पक्षी? हाँ, अर्जुन रायजादा ने सिर हिलाया और कहा, लेकिन इसका जीवन सबसे दृढ़ है। धन्यवाद अर्जुन रायजादा, मुझे ये बताने के लिए कि विश्वास क्या है। रिया ओबरॉय ने अचानक गहरी सांस ली। दोनों हाथ में हाथ डाले सड़क की ओर चल पड़े, और रिया ओबरॉय ने लापरवाही से घर जाने के लिए सड़क के किनारे एक टैक्सी बुला ली। जाने से पहले रिया ओबरॉय ने अर्जुन रायजादा से कहा, अर्जुन रायजादा, मुझे तुम पर विश्वास है, तुम निश्चित रूप से उस परियोजना को पूरा कर सकते हो।
अर्जुन रायजादा ने रियो ओबरॉय की ओर हाथ हिलाया। रात हो गई और स्ट्रीट लाइटें जल उठी। इस बीच दक्षिणी जिले में श्री युवराज ने पहले ही छोटे भाइयों का एक बड़ा समूह इकट्ठा कर लिया था। ये सुनकर कि फैंग जिक्सियाओ का छोटा सा जर्जर जुआघर खुल गया है और यह काफी लोकप्रिय है, श्री युवराज लालच से भर गया और उसने उस क्षेत्र पर कब्जा करने की योजना बनाई। उन्होंने 100 से अधिक छोटे भाइयों को इकट्ठा किया, 1 दर्जन से अधिक वैन तैयार की तथा बड़ी संख्या में लोहे की छड़ें, स्टील के पाइप और चाकू तैयार रखे। श्री क्राउन प्रिंस चिल्लाया, भाइयों, भाग्य बनाने का आपका मौका आ गया है। क्या आप अपनी जान जोखिम में डालने को तैयार हैं? गर्जना गर्जना गर्जना, भीड़ ने जवाब में चिल्लाया। गाड़ियों में बैठो, चलो। श्री नंगे सीने वाले क्राउन प्रिंस, जिनके शरीर पर ड्रैगन और फीनिक्स का टैटू बना हुआ था, विशेष रूप से डरावने लग रहे थे, इतने डरावने कि उन्हें देखते ही बच्चे रोने लगे। उसके गंजे चमकदार सिर को देखते हुए ये स्पष्ट था कि वह एक बुरी खबर थी। यूनिवर्सिटी सिटी फैंग जिक्सियाओ के जुए के अड्डे में जियो एयर पागलों की तरह अंदर भाग रहा था और दौड़ते हुए चिल्ला रहा था, जीजियो, मुसीबत, बड़ी मुसीबत। क्या बात है? फैंग जी ने तुरंत पूछा। श्री क्राउन प्रिंस 100 से अधिक छोटे भाइयों के साथ आ रहे हैं। जियो एयर का चेहरा डर से सफेद पड़ गया, उसने अभी भी अपनी गर्दन के चारों ओर एक लाल दुपट्टा पहना हुआ था। फैंग जिक्सियाओ चौंका और तत्काल दाहेई की ओर देखा। दाहेई भाई, हमें क्या करना चाहिए? हंफ, इसमें डरने की क्या बात है? सभी मेहमानों को अभी बाहर निकालो, घोषणा करो कि हम अस्थायी रूप से बंद कर रहे हैं और जो लोग अपने चिप्स बदलना चाहते हैं वे जल्दी से ऐसा कर लें, जो नहीं बदलना चाहते वे कल फिर आकर खेलना जारी रख सकते हैं। खतरे के सामने दाहेई शांत थे। यद्यपि अर्जुन रायजादा वहां नहीं थे, लेकिन क्या उन्हें वास्तव में श्रीमान जैसे किसी व्यक्ति को संभालने के लिए अर्जुन रायजादा की आवश्यकता थी? राजकुमार 144 अध्याय 138 अध्याय 135 महिलाएं और धन। ठीक है। फैंग जिक्सियाओ ने तुरंत सिर हिलाया। बिखरे हुए ग्राहक लगातार शिकायत करते रहे, लेकिन जब उन्हें पता चला कि प्रतिष्ठान मशीन की मरम्मत के लिए बंद हो रहा है तो वे केवल गालियां देते हुए चले गए। कुछ लोगों ने कुछ चिप्स का आदान प्रदान किया, लेकिन अधिकांश लोग अपनी चिप्स जेब में डालकर चले गए। कैसीनो बंद होने के कारण छोटे भाइयों का एक बड़ा समूह तैयार था। हालांकि कुल मिलाकर केवल 60 से कुछ अधिक लोग थे, लेकिन उनमें से प्रत्येक ने मौत का सामना करने का दृढ़ निश्चय कर लिया था। ये स्थान उनके जीवनयापन का साधन था। इस कैसीनो के बिना उन्हें भुगतान कौन करेगा और उनके भोजन और मनोरंजन की व्यवस्था कौन करेगा? भाइयों, अगर हम आज कैसीनो पर कब्जा करने में कामयाब हो गए तो आप में से प्रत्येक को 5000 युआन मिलेंगे। फैंग जिक्सियाओ ने रबर बैंड से बंधे नकदी के एक बंडल को पकड़ते हुए बैंक नोटों के ढेर जमीन पर फेंक दिए। सबकी ओर देखते हुए उसने अपने बिखरे बालों को छुआ और कहा, अगर हम हार गए तो इस पैसे का इस्तेमाल हमारे ताबूत खरीदने के लिए किया जाएगा। आप मुझे सुन रहे हैं? हमने सुना, सभी लोग चिल्लाए। फैंग जिक्सियाओ के पीछे खड़े दाहेई इस बात से बहुत संतुष्ट थे कि फैंग जिक्सियाओ किस तरह मनोबल बढ़ा रहे थे। सड़कों पर कौन है जो पैसे के लिए नहीं है? सभी को प्रेरित करने के लिए धन का उपयोग करना सबसे अच्छा तरीका था। बेशक दूसरी प्रेरणा महिलाएं थीं। पैसा के साथ महिलाएं भी आती हैं, लेकिन महिलाओं के होने का मतलब यह नहीं कि आपके पास पैसा भी हो। घटनास्थल पर छोटे भाई, जिनके हाथों में हथियार थे, हालांकि दिखने में साधारण थे, उनकी उपस्थिति इतनी भयावह थी कि कोई भी उनके पास जाने का साहस नहीं कर सका। श्रीमान को ले जा रही वैन। क्राउन प्रिंस और उनका दल धीरे धीरे कैसीनो की ओर बढ़ रहा था। फैंगजी और उनके छोटे भाई पहले से ही प्रवेश द्वार पर उनका स्वागत कर रहे थे। यो, क्या ये श्रीमान नहीं है? राजकुमार, कौन सी हवा तुम्हें यहाँ ले आई? फैंग जिक्सियाओ ने एक कुल्हाड़ी पकड़ते हुए ऐसे लहजे में कहा जो न तो पूरी तरह गंभीर था और न ही मजाकिया। क्या ये हो सकता है कि तुम मेरे कैसीनो के उद्घाटन का समर्थन करने आए हो? लानत है, श्रीमान। क्राउन प्रिंस ने कहा, मैं आज इस जगह को तहस नहस करने आया हूँ। मैं आपको बता रहा हूँ फैंग जिक्सियाओ, आज से यूनिवर्सिटी सिटी का मैदान मेरा है, श्रीमान। राजकुमार, हाँ श्रीमान। युवराज, आप सचमुच एक जोकर हैं। फैंग जिक्सियाओ हंसा। अरे, मैं तुम्हारे साथ मजाक करने के मूड में नहीं हूँ, श्रीमान ने कहा। युवराज ने ठंडे स्वर में जवाब दिया, स्पष्ट रूप से देखिए, यह मांग मेरे पीछे खड़े मेरे 100 या उससे अधिक छोटे भाइयों द्वारा की जा रही है। दहाड़ दहाड़ दहाड़। श्रीमान के पीछे 100 से अधिक छोटे भाई खड़े हैं। युवराज ने तुरंत अपने हथियार उठा लिए और पागलों की तरह दहाड़ने लगे। राहगीर घटनास्थल से भाग गए और यहाँ तक कि आसपास की दुकानों ने भी जल्दी से अपने दरवाजे बंद कर लिए। उनके कर्मचारी और मालिक अंडरवर्ल्ड के झगड़े को दरारों से झांकते रहे। ये काफी बड़ा दृश्य है। मैं अपना क्षेत्र चाहता हूँ। पहले ये पूछो कि क्या मेरे पीछे वाले भाई सहमत हैं? मुंह में सिगरेट लिए फैंग जिक्सियाओ ने श्रीमान की ओर मुंह किया। क्राउन प्रिंस बिना किसी डर के निरंतर चुनौतियों और विकास के माध्यम से फैंग जिक्सियाओ धीरे धीरे एक छोटे बदमाश से एक अग्रणी बड़े भाई में परिवर्तित हो गया। जियागुआई शहर की भूमि पर फैंग जिक्सियाओ धीरे धीरे एक अमर किंवदंती बन जाएगा। नहीं, हम सहमत नहीं हैं, भीड़ उन्मादपूर्ण ढंग से चिल्लाए।
अरे, मेरी मांग से असहमत होने की हिम्मत किसी में नहीं है। श्री युवराज ने हाथ हिलाते हुए कहा, भाइयों, हम भेड़िए हैं, अगर तुम्हें मांस चाहिए तो जाओ और झपट पड़ो, मार डालो। श्री क्राउन प्रिंस और उनका समूह तुरंत आगे बढ़ गया। फैंग जिक्सियाओ ने ठंडे स्वर में मुस्कुराते हुए अपना हाथ भी हिलाया, लेकिन उसके पीछे खड़े उसके छोटे भाई टस से मज नहीं हुए। ऊपर जियाओ एर बच्चों के एक समूह का नेतृत्व कर रहा था और एक मोटी रस्सी खींच रहा था। जैसे ही रस्सी कसी गई, एक विशाल बैरल तुरंत पलट गया, जिससे ऊपर से लगभग 100 पाउंड चूना पाउडर नीचे गिरा, जो श्रीमान के सिर पर लगा। क्राउन प्रिंस और उनके अनुयायी, जब चूने का पाउडर उनकी आंखों में चला जाता और फिर उस पर पानी छिड़का जाता तो उनकी आंखें तुरंत झुलस जाती। फैंग जिक्सियाओ ने श्री झोऊ को हराने का अच्छा मौका पाने के लिए अच्छी योजना बनाई थी। क्राउन प्रिंस ने कुछ अपरंपरागत रणनीति का सहारा लिया। इस प्रकार उन्होंने मरम्मत कार्य के बाद बचे हुए चूने के पाउडर को तुरंत छत पर रखवा दिया और शियाओ तथा अन्य लोगों को निर्देश दिया कि जैसे ही वे उनका संकेत देखें, रस्सी खींच ले। अरे, यह क्या है, यह क्या है? हे भगवान, ये तो दर्द कर रहा है, ये तो चूना पाउडर है। श्री क्राउन प्रिंस और उनके आदमी तुरंत दहाड़ने लगे, जिनमें से अधिकांश छोटे भाई ऊपर से नीचे तक चूने के पाउडर में भीग गए। पूरी तरह से सफेद कपड़ों से ढके होने के कारण वे अपने बाल और भौहें मुश्किल से देख पा रहे थे। फैंग जिक्सियाओ ने मुस्कुराते हुए कहा, भाइयों, क्या आपने कभी बचपन में बर्फ के आदमी बनाने का खेल खेला था? खेलने का समय खत्म हो गया। सभी एक स्वर में चिल्लाए। आज हम कुछ बर्फ के आदमी तोड़ने जा रहे हैं। फैंग जिक्सियाओ ने अपना हथियार उठाया और सबसे पहले आगे बढ़ा। उसके पीछे छोटे भाई भी थे। चूने के पाउडर में डूबे लोग कुछ देर तक अपनी आंखें नहीं खोल सके और तुरंत ही फैंग जिक्सियाओ के ब्लेड के नीचे आत्मा बन गए। एक बार सीधे हाथ पर लगा। श्री क्राउन प्रिंस ने अपनी आंखें बड़ी मुश्किल से बंद की और विरोधियों को अपनी ओर आते देखा। उसने अपने हाथ में चाकू को तेजी से लहराया तथा कई हमलों को बड़ी मुश्किल से रोका। छोटे भाई, जिन पर चूना पाउडर छिड़का गया था, अंततः होश में आ गए। दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर जमकर हमला बोला। हालांकि फैंग जिक्सियाओ पतला था, लेकिन जब बात काटने की आई तो वह पीछे नहीं हटा। कुछ ही क्षणों में उसने श्रीमान के कई साथियों को नीचे गिरा दिया। क्राउन प्रिंस के छोटे भाई, मुकाबला काफी कड़ा और बराबरी का था। प्रारंभ में चूने के पाउडर के कारण प्रतिद्वंद्वियों को नुकसान उठाना पड़ा तथा उनके 20 से अधिक सैनिक मारे गए, लेकिन अब दोनों पक्ष बराबरी पर थे, जिससे लड़ाई अत्यंत भयंकर हो गई। क्राउन प्रिंस, तुम लानत कुत्ते, इसे लाओ। फैंग जिक्सियाओ ने अपने दांत पीस लिए और तेजी से श्री की ओर झपटा। राजकुमार, क्राउन प्रिंस ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा, फैंग जिक्सियाओ, तुम कुत्ते के बच्चे हो, मैं आज तुम्हें काटकर कुत्तों को खिला दूंगा। ये कहते हुए क्राउन प्रिंस ने तुरंत फैंग जिक्सियाओ पर हमला कर दिया। फैंग जिक्सियाओ ने अपना माचेता घुमाया और दोनों ब्लेड तुरंत टकरा गए, जिससे शानदार चिंगारी निकली। क्राउन प्रिंस ने अपनी कुल्हाड़ी मजबूती से पकड़ी और फैंग जिक्सियाओ को परास्त कर दिया। फैंग जिक्सियाओ की आंखें उभर आई। वह लगभग अपने कंधे का इस्तेमाल ब्लेड को सहने के लिए कर रहा था, जो पहले से ही उसके शरीर में गहराई तक धंस चुका था। क्राउन प्रिंस ने ठंडी हंसी के साथ कहा, फैंग जिक्सियाओ, आज मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि बॉस कौन है। शेखी बघारना बंद करो। फैंग जिक्सियाओ ने दांत पीसते हुए गुस्से से जवाब दिया। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप क्राउन प्रिंस हैं या यानबो यहाँ आते हैं, आप मेरी जान नहीं ले सकते। ये कहते हुए फैंग जिक्सियाओ पीछे लेट गया और क्राउन प्रिंस की बांह पर भयंकर वार किया। क्राउन प्रिंस पीछे की ओर लड़खड़ा गया, लगभग फैंग जिक्सियाओ के ब्लेड से मारा गया। यदि वह नीचे गिर जाता तो उसका हाथ गिर सकता था। युवराज ने अपनी सांस रोकी और दांत पीसते हुए कहा, तुम मौत को बुला रहे हो। ये कहते हुए दोनों में फिर से झड़प हो गई। घटनास्थल पर लड़ाई बहुत भयंकर थी। दर्शकों ने दूरी बनाए रखी। आश्चर्यजनक रूप से किसी ने भी पुलिस को बुलाने का निर्णय नहीं लिया। दर्शक ज्यादातर साधारण गरीब लोग थे। कोई भी इन सड़क पर झगड़ा करने वालों को अपमानित करने की हिम्मत नहीं कर सका, इसलिए वे बस देखते रहे। ये चीनी लोगों का एक बुरा गुण है, जब बात उनसे संबंधित न हो तो उदासीनता। ऊपर जियोएर और अन्य लोग नीचे हो रही भीषण लड़ाई को देख रहे थे और मदद करना चाहते थे, लेकिन फैंग जिक्सियाओ के पिछले निर्देशों को याद करते हुए वे वहीं रुके रहे। फिर जियाओएर चिल्लाया, लानत है दोस्तों, अब दूसरा जादू तैनात करो। हे जियाओएर की उम्र के कई छात्रों ने तुरंत दूसरी रस्सी खींचनी शुरू कर दी। रस्सी खींची गई और एक बाल्टी पानी नीचे डाला गया, जिससे दोनों तरफ पानी भीग गया, जैसे कि मुर्गी भीग गई हो। फैंग जिक्सियाओ स्तब्ध होकर ऊपर देखा और डांटा, धिक्कार है जियोएर, तुम कमीने, तुमने हमें भी भिगो दिया। जियोएर चिंतित था क्योंकि उसका अपना पक्ष चोटिल हो रहा था, लेकिन उसकी जल्दबाजी भाग्यशाली साबित हुई। पानी की बाल्टी ने विरोधियों को पूरी तरह से भिगो दिया और क्राउन प्रिंस के आदमी अपनी आंखें बंद करके जमीन पर लौटने लगे। आधे से अधिक लोगों ने लड़ने की क्षमता खो दी। क्राउन प्रिंस अपने छोटे भाइयों को भूत प्रेत की तरह लौटते देखकर अचंभित रह गया और अचंभित होकर चिल्लाया, धिक्कार है, तुम क्या कर रहे हो, उठो। राजकुमार, उनकी आंखों में चूना डाला गया था, पानी से जलन होती है।
रसायन विज्ञान का कुछ ज्ञान रखने वाले एक छोटे भाई ने तुरंत राजकुमार को सूचित किया। लानत है, इन्हें मार डालो, क्राउन प्रिंस ने दांत पीसते हुए कहा। हालांकि घटनास्थल पर क्राउन प्रिंस की सेना स्पष्ट रूप से कम हो रही थी तथा कई लोग घायल हो गए थे। जल्द ही उसके पास केवल 30 आदमी ही बचे, जबकि फेंग जीक्सियाओ की सेना में 60 से अधिक लोग बचे थे। प्रतिद्वंद्वी की इच्छाशक्ति टूट रही थी। क्राउन प्रिंस लड़खड़ा गया और फेंग जीक्सियाओ ने उसकी पीठ पर लात मार दी। तभी दाहिई ने, जो आक्रमण का नेतृत्व कर रहे थे, क्राउन प्रिंस की गर्दन पर कोहनी मारी और क्राउन प्रिंस का चेहरा जमीन पर गिर गया। धिक्कार है। जैसे ही क्राउन प्रिंस जमीन पर गिरा, उसके कई छोटे भाई तुरंत दौड़े और एक पैर से उसकी पीठ पर जोर से दबाव डाला, जिससे वह नीचे गिर गया। युवराज गुस्से से चिल्लाया, लानत है, मुझे जाने दो, वरना मैं तुम सबका कत्ल कर दूंगा। फेंग जीक्सियाओ पास आए और ठंडे स्वर में कहा, महामहिम युवराज, आप अपने बारे में बहुत अधिक सोचते हैं, है ना? आप 100 से अधिक लोगों को लेकर आए और अब आप पूरी तरह से हार गए हैं। तुम्हें क्या लगता है कि तुम हमारा कत्ल कर सकते हो? इसके अलावा अब आप एक कैदी हैं और यहाँ तक कि आपका अपना जीवन भी मुश्किल से ही सुरक्षित है। तुम कमीने। क्राउन प्रिंस, जिसे पहले कभी इस तरह अपमानित नहीं किया गया था, फेंग जीक्सियाओ द्वारा पराजित होने पर क्रोधित हो गया। वह दांत पीसते हुए खड़ा होने के लिए संघर्ष कर रहा था, लेकिन दाहेई और अन्य लोगों ने उसे मजबूती से पकड़ रखा था। वह गुस्से से चिल्लाया, मुझे जाने दो, वरना मैं तुम्हें मार डालूंगा। हम्फ, उसे ले जाओ, फेंग जीक्सियाओ ने ठंडी आवाज में कहा और बिना एक और शब्द कहे दाहेई और अन्य लोगों ने क्राउन प्रिंस को उठाया और उन्हें अंदर ले गए। फेंग जीक्सियाओ ने अपने अनुयायियों की ओर मुड़कर कहा, आप सभी यही रहें। क्राउन प्रिंस का जीवन अब आपके हाथों में है। इसे एक वाक्य के साथ ही सभी लोगों ने अपने हथियार और कुल्हाड़ी जमीन पर गिरा दिए और वे निराश हो गए। इस बार वे पूरी तरह से पराजित हो गए। न केवल अंधे होने का खतरा था, बल्कि पूरी तरह से अक्षम भी हो गए, जबकि दूसरा पक्ष सुरक्षित रहा। क्राउन प्रिंस को भारी रूप से बांधकर तहखाने में ले जाया गया। 145 अध्याय 139 अध्याय 136 लिंची सजा। भाई अर्जुन, आप यहाँ हैं। लड़ाई समाप्त होने के बाद अर्जुन रायजादा जल्दी से कैसीनो में गया। कैसीनो में गड़बड़ी की बात पता चलने पर वह तुरंत वहां पहुंचे और दरवाजे पर लड़ाई के निशानों तथा भीगे हुए लोगों को देखकर उन्हें मोटे तौर पर समझ आ गया कि क्या हुआ था। अर्जुन रायजादा तुरंत कैसीनो में भाग गया और जियोएर उसे नीचे ले गया। फेंग जीजियाओ ने मुस्कुराते हुए अर्जुन रायजादा का अभिवादन किया और कहा, इस बार हमने वास्तव में शक्ति का प्रदर्शन किया। हाँ, बुरा नहीं है। अर्जुन रायजादा ने सिर हिलाया और कहा, हमने इस बार अच्छा किया। अब से जियागुआई शहर में हमारी प्रतिष्ठा बढ़ती रहेगी और कोई भी हमारे साथ खिलवाड़ करने की हिम्मत नहीं करेगा। भाई अर्जुन सही कह रहे हैं, फेंग जीजियाओ ने मुस्कुराते हुए कहा, जब तक हम अपनी उपस्थिति दर्ज कराते रहेंगे और अपनी प्रतिष्ठा बनाए रखेंगे, जियागुआई शहर में हमारे लिए हमेशा जगह रहेगी। भाई अर्जुन, हम इस घटिया इंसान से कैसे निपटेंगे? शियाओएर, जो कई मिडिल स्कूल के बच्चों और एक नए छात्र से घिरा हुआ था, जिनके हाथों में स्टील की पाइपें थीं और गले में लाल स्कार्फ बंधे थे और वे नाक भान सिकोड़ रहे थे, ने निलंबित क्राउन प्रिंस को घूरते हुए ठंडे स्वर में कहा, अगर आप मुझसे पूछें तो हमें उसे तुरंत हटा देना चाहिए। अर्जुन रायजादा चौंक गया। उसने जियोएर का गाल पकड़ लिया और कहा, बच्चे, तुम इतने निर्दयी कब हो गए? हमेशा किसी को खत्म करने की बात करते रहते हो। मैंने ये भाई अर्जुन से सीखा है। जियोएर मुस्कुराया और हंसा। अरे, मैं इतना निर्दयी कब हो गया? अर्जुन रायजादा ने हैरान होकर जियोएर की ओर देखा। भाई अर्जुन, आपने एक ही बार में बिग चिकन का सिर काट दिया। आपने हमें सब कुछ दिखा दिया। जियोएर ने प्रशंसा से अर्जुन रायजादा को देखा और कहा, अब से मैं भाई अर्जुन की तरह ही एक हीरो बनना चाहता हूँ। निलंबित युवराज ने अनिच्छा से कहा, अर्जुन रायजादा, अगर तुम असली मर्द हो तो मुझे जाने दो और हम आमने सामने लड़ सकते हैं। झनकार। जियोएर ने एक स्टील पाइप पकड़ते हुए तुरंत उसे उसकी ओर घुमाया और गुस्से से चिल्लाया, भाड़ में जाओ यार। तुम बंदी हो और अभी भी भाई अर्जुन से आमने सामने मुकाबला करने के बारे में सोच रहे हो, तो तुम मर क्यों नहीं जाते? उसे नीचे उतारो। अर्जुन रायजादा ने हाथ हिलाया। भाई अर्जुन, यह आदमी निर्दयी है, इसके झांसे में मत आना। फेंग जीजियाओ ने तुरंत अर्जुन रायजादा को चेतावनी दी। चिंता मत करो, अगर मैं उसे संभाल भी नहीं सकता तो जियांगहुआई शहर में मेरा क्या काम है? अर्जुन रायजादा ने उपहास किया। फिर दाहेई ने क्राउन प्रिंस को रस्सियों से नीचे उतारा। युवराज के मुंह पर एक भयावह मुस्कान आ गई। इस बार वह अर्जुन रायजादा को पूरी तरह से सबक सिखाने के लिए दृढ़ थे, ताकि यहाँ मौजूद सभी लोगों को दिखा सके कि केवल श्री क्राउन प्रिंस जियांगहुआई शहर का असली बॉस था। युवराज ने अपनी बाहें ढीली कर दी, अपनी कलाइयों को हिलाया और लापरवाही से जमीन से एक लोहे की छड़ उठा ली और अर्जुन रायजादा की ओर मुस्कुराते हुए कहा, अर्जुन रायजादा, अगर मैं गलती से तुम्हें मार दूं तो दया न दिखाने के लिए मुझे दोष मत देना। लाओ इसे। अर्जुन रायजादा ने अपनी उंगलियों से इशारा किया। फिर युवराज तुरंत अर्जुन रायजादा पर झपटा, लोहे की छड़ को ऊपर उठाया और उसे जोर से उस पर मारा। अर्जुन रायजादा ने हमले से बचने के लिए एक तरफ झुककर अपनी जान बचाई।
अर्जुन रायजादा के होठों पर एक ठंडी मुस्कान आ गई और जैसे ही वह क्राउन प्रिंस के पास से गुजरा उसका घुटना क्राउन प्रिंस की छाती पर जोर से टकराया। क्राउन प्रिंस की आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं जब उन्होंने अर्जुन रायजादा के घुटने को अपनी छाती की ओर आते देखा, लेकिन उन्होंने पाया कि वह दिशा नहीं बदल सकते थे। टकराना। अर्जुन रायजादा के घुटने ने क्राउन प्रिंस की छाती पर जोरदार प्रहार किया, जिससे उनकी सांस रुक गई और उन्होंने मुंह से खून थूक दिया। वह जमीन पर आगे की ओर गिर पड़ा, जबकि अर्जुन रायजादा ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा, अपने कौशल के साथ, क्या तुम्हें अब भी लगता है कि तुम मुझे मार सकते हो? अर्जुन रायजादा के होठों पर एक ठंडी मुस्कुराहट आ गई, फिर उसने अपना पैर उठाया और क्राउन प्रिंस की पीठ पर पैर रख दिया। दरार। एक तेज आवाज के बाद कई पसलियां चटकने की आवाज आई, फिर एक दर्दनाक चीख निकली जिससे आकाश हिल गया और धरती फट गई। बाहर खड़े अधीनस्थों ने आवाज सुनकर अपनी गर्दनें सिकोड़ ली, उस चीख से उनकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। अरे वह आवाज, कौन जानता था कि उसका एक हाथ या एक पैर गायब था। युवराज, ये कहने का मतलब यह नहीं कि मैंने आपको चेतावनी नहीं दी थी, लेकिन जियागुआई शहर में आपके बूढ़े ने तो अपना दावा भी नहीं किया, फिर भी आप यहाँ हैं, मुझ पर कदम रखने की कोशिश कर रहे हैं। अर्जुन रायजादा ठंडे स्वर में युवराज के पास गया, जो अपनी छाती पकड़े हुए जमीन पर लौट रहा था। अर्जुन रायजादा का घुटना जोरदार था। उसका चेहरा पीला पड़ गया जब उसने कहा, मैं हार मानता हूँ। हम हार मानने से कोई फायदा नहीं होता। अर्जुन रायजादा अपनी कमर पर खंजर रखकर खेल रहा था, मुस्कुराया और बोला, प्राचीन चीन में लीची नाम की एक सजा होती थी, क्या तुम्हें इसके बारे में पता है? वे कहते हैं कि एक व्यक्ति मरने से पहले 3600 घाव सहता है। सच। न केवल युवराज बल्कि फेंग जीजियाओ और उनके पीछे बैठे अन्य लोग भी हौंफने लगे, उनके नितंब खड़े हो गए। वे सभी पीछे हट गए, किसी ने भी अर्जुन रायजादा के करीब आने की हिम्मत नहीं की। यद्यपि भाई अर्जुन दयालु थे, लेकिन वे दुश्मनों के प्रति बिल्कुल निर्दयी थे। यह उस दिन से स्पष्ट हो गया जब उन्होंने बिग चिकन का सिर काट दिया था। नहीं नहीं, मुझे मत मारो, युवराज ने अपनी छाती में हो रहे तीव्र दर्द की परवाह न करते हुए हताश होकर विनती की। अब तुम्हें दया की भीख मांगना आता है? अर्जुन रायजादा ठंडी हंसी, बहुत देर हो चुकी है। मत करो, मुझे मत मारो, मैं पैसे से अपनी जान खरीद लूंगा। क्राउन प्रिंस ने जल्दी से विनती की। ओह, क्राउन प्रिंस का जीवन बहुत कीमती है, आप उनका जीवन कितने में खरीदने की सोच रहे हैं? अर्जुन रायजादा को अचानक दिलचस्पी हुई, जब पैसे का जिक्र हुआ तो उसके चेहरे पर एक खुशी भरी मुस्कान आ गई। अब वह नकदी के लिए तनाव में था। 30 मिलियन विला नंबर 1 में चले गए थे, लेकिन उसने खुले तौर पर वहां जाने की हिम्मत नहीं की क्योंकि झांग यांटोक को किसी भी समय इसका पता चल सकता था, इसलिए अर्जुन रायजादा को 29 मिलियन को लिखना पड़ा। 10 लाख। क्राउन प्रिंस ने जल्दी से अपनी उंगली उठाई। अरे, तुम्हारी जान की कीमत केवल 10 लाख है। अर्जुन रायजादा ने तुरंत अपने हाथ से खंजर फेंका, जो क्राउन प्रिंस की उंगलियों से फिसलकर सामने रखे लकड़ी के बोर्ड में जा धंसा, और अर्जुन रायजादा की चतुर चाल से क्राउन प्रिंस अचंभित रह गया। वह जल्दी से चिल्लाया, 1.5 लाख। हम सिर्फ 1.5 मिलियन? तुम सच में खुद को कम आंकते हो, है ना? अर्जुन रायजादा ने अपने शरीर से दूसरा खंजर निकाला, मानो जादू से। क्राउन प्रिंस की आंखें भयावह रोशनी से भर गईं। उसने जोर देकर विनती की, 2 मिलियन, यही मेरी सीमा है। अगर तुम और मांगोगे तो मेरे पास कुछ नहीं बचेगा। तुमने पिछले महीने मुझसे 3 मिलियन ले लिए थे, मेरा खाता खाली है। अरे, तुम तो जियागुआई शहर के बड़े लोगों में से एक हो और तुम्हारे खाते में बस इतने ही मिलियन हैं। तुम किसे बेवकूफ बना रहे हो? अर्जुन रायजादा ने अपने हाथ में खंजर को क्राउन प्रिंस की आंखों के सामने 2 बार घुमाया। क्राउन प्रिंस तुरंत चिल्लाया, नहीं नहीं, मेरे पास वास्तव में पैसा नहीं है। तुम मुझे जियागुआई शहर में फलते फूलते देख रहे हो, लेकिन मेरे पास वास्तव में केवल कुछ ही पैसे कमाने वाले व्यवसाय हैं। मेरे पास बस कुछ वेश्यालय हैं। मेरे छोटे भाई महिलाओं का प्रबंधन करते हैं और इन सुनहरे हंसों पर विचार करते हैं, अन्यथा मैं कंगाल हो जाऊंगा। उनके पास फेंग जीक्सियाओ ने आगे बढ़कर कहा, भाई अर्जुन, ये सच लगता है, क्राउन प्रिंस ड्रग्स का कारोबार नहीं करता, सिर्फ महिलाओं को दलाल बनाता है। ठीक है, 2 मिलियन ही सही। अर्जुन रायजादा ने हाथ हिलाते हुए कहा, इस पैसे का इस्तेमाल हम मरम्मत के लिए गए कर्ज को चुकाने में कर सकते हैं। फिर अर्जुन रायजादा ने तुरंत क्राउन प्रिंस के छोटे भाई से पैसे मंगवाए और फिर उसे रिहा कर दिया। उद्घाटन के दिन जुआगर की शुद्ध आय 1 लाख थी तथा क्राउन प्रिंस से मिले 2 मिलियन के उपहार के साथ शुद्ध लाभ 2 मिलियन 1 लाख तक पहुंच गया। इस सौदे से छोटे भाई बहुत खुश हुए। जियाओ नकदी के ढेर को देखकर इतना उत्साहित था कि उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे। वो लगातार अपने हाथों से ताली बजा रहा था और चिल्ला रहा था, हम अमीर हो गए हैं, हम अमीर हो गए हैं, अब से हम इसका भरपूर आनंद लेंगे। बेवकूफ बच्चे, तुम्हें लगता है कि यह पैसा तुम्हारा है? फेंग जिक्सियाओ उसे घूरने से खुद को नहीं रोक सका और बोला, ये सारा पैसा तियान्या ग्रुप को चुकाने के लिए है। हमारी नवीकरण सामग्री पूरी तरह से तियान्या समूह के मजबूत समर्थन पर निर्भर थी। आह, हमारे मुंह में आए बत्तख उड़ गए। जियो असहाय होकर बैठ गया, चमकीले लाल नोटों के ढेर को देखता रहा। उसे अफसोस हुआ कि वे उसके नहीं थे। सारी रात कड़ी मेहनत करके कमाया गया सारा पैसा किसी और का था।
असहाय महसूस करने के बावजूद फैंग जिक्सियाओ को भाइयों को बड़े लाल लिफाफे में 5000 युआन सौंपते हुए देखकर जियो एर तुरंत खुश हो गया। 5000 युआन को पकड़कर उसने जल्दी से इसे अपने छोटे भाइयों के बीच बांट दिया। हालांकि जियो एर काफी चालाक था, लेकिन वह अपने छोटे भाइयों के प्रति कंजूस नहीं था। उसने चतुराई से उनमें से प्रत्येक को 800 युआन दे दिए। जियो एर छठी कक्षा से ही इस व्यवसाय में थी और छात्रों के पास आमतौर पर जेब खर्च के रूप में केवल 10 या 20 युआन होते थे। अचानक कई सौ युआन मिलने से वे सभी जियो एर के प्रति बेहद आभारी हो गए। बड़े भाई, अब से हम आपका अनुसरण करेंगे, एक के बाद एक वे चिल्लाने लगे। हे चिंता मत करो, मेरे पीछे आओ जियो एर, मैं सुनिश्चित करूंगा कि तुम उच्च जीवन जियो। जियो एर मुस्कुराया और हंसने लगा। जुआघर का मामला अंततः निपट गया और सभी लोग खुशी खुशी घर सोने चले गए। यद्यपि क्राउन प्रिंस के साथ घटना घटित हुई, लेकिन इससे उनका उत्साह कम नहीं हुआ, बल्कि इससे उनमें और अधिक उत्साह पैदा हुआ। ये खबर यान बुआ के कानों तक पहुंची। क्या क्राउन प्रिंस 100 से अधिक लोगों को लेकर आए और फैंग जिक्सियाओ के 60 लोगों से हार गए? यान बू एर दंग रह गए। उन्होंने आश्चर्य से कहा, फैंग जिक्सियाओ के लोग मूलतः अनुभवहीन युवा गुंडे हैं और क्राउन प्रिंस के 500 से अधिक लोग थे, जिनमें से प्रत्येक अनगिनत लड़ाइयों से प्रतिष्ठित थे। बॉस यांग, इस बार यह मुख्य रूप से इसलिए है क्योंकि क्राउन प्रिंस को दूसरी तरफ से एक महत्वपूर्ण नुकसान हुआ है। एक छोटे भाई ने तुरंत कारण और प्रभाव समझाया। यान बू एर ने तब समझा और उपहास किया, ठीक है, फैंग जिक्सियाओ एक चतुर आदमी है, दोष केवल क्राउन प्रिंस के लकड़ी के सिर पर रखा जा सकता है। युवराज को अर्जुन रायजादा ने बार बार सबक सिखाया है, कल ये बात पूरे जियांगहुआई शहर में फैल सकती है। छोटे भाई ने जल्दी से कहा। अजीब बात है, अर्जुन रायजादा जेल से कैसे भाग गया? यान बुआ ने उत्सुकता से पूछा। पता नहीं, छोटे भाई ने तुरंत अपना सिर हिलाया। वह अचानक चिल्लाया, क्या ये जेल ब्रेक हो सकता है? ये बहुत महत्वपूर्ण है। यान बुआ अचानक चौंक गया और बोला, तुरंत पुलिस स्टेशन को फोन करो। अगर अर्जुन रायजादा वास्तव में भाग गया है तो उसका अपराध 1 डिग्री बढ़ जाता है। हे अब सजा कम करने की कोई बात नहीं है, शायद अधिक कड़ी सजा दी जाएगी। हाँ, बिना एक शब्द कहे छोटे भाई ने तुरंत पुलिस स्टेशन को फोन किया। हालांकि पुलिस स्टेशन ने तुरंत जवाब दिया। छोटे भाई ने अपनी आंखें चौड़ी करते हुए कहा, बड़े भाई, पुलिस का कहना है कि अर्जुन रायजादा को सामान्य प्रक्रियाओं के तहत निर्दोष मानकर रिहा कर दिया गया था। यह स्नैप। यान बुआ का चाय का कप तुरंत जमीन पर गिर गया। उसने अपनी आंखें चौड़ी करते हुए कहा, इस बच्चे को समर्थन प्राप्त है, इसलिए अब हम क्या करें? छोटे भाई ने जल्दी से पूछा। हम कोई मौका ढूंढो और उन सब का सफाया कर दो। यान बुआ ने दांत पीसते हुए कहा, मैं यह मानने को तैयार नहीं कि कोई भी जियांगहुआई शहर में मेरी नाक के नीचे मेरा चावल का कटोरा चुराने की हिम्मत कर सकता है। ठीक है, छोटे भाई ने तुरंत सिर हिलाया, कुछ क्षण सोचा, फिर जल्दी से बाहर चला गया। यान बुआ अभी भी कार्यालय में बैठा था जब एक क्षण बाद एक आकर्षक महिला अंदर आई, जो फीतेदार कपड़े और खोखली स्कर्ट पहने हुए थी, जिसके नीचे कुछ भी नहीं था। उसके चेहरे पर आधी शर्म और आधी डर दिख रहा था, जो देखने लायक था। 146 अध्याय 140 अध्याय 137 जुनून के एक क्षण में एक अंतराल महिला ने कमरे में प्रवेश करने के बाद सबसे पहले चारों ओर बिखरे हुए टूटे हुए चाय के कपों को साफ किया। फिर वह खड़ी हुई और धीरे धीरे कपड़े उतार दिए, जिससे उसका नाजुक शरीर और मोहक आकृति दिखाई देने लगी, जो यान बुआ की खुशी के लिए बहुत थी, जो सोफे पर दृश्य की सराहना कर रही थी। महिला ने एक बेली डांस किया, जिसे यान बुआ अब और नहीं देख सका। उसने उसे इशारा किया और कहा, इधर आओ, मेरी सेवा करो। हाँ, गिरोह का नेता। महिला ने तुरंत अपना सिर झुका लिया। उसके काले बाल उसके चेहरे को ढक रहे थे। उसके नाजुक गोरे रंग ने यान बू एर की नजर तुरंत अपनी ओर खींच ली और वह उसके सुडौल शरीर को घूरने लगा और अपनी लार को निगलने से खुद को रोक नहीं सका। यान बुआ के लिए हर दिन अलग अलग महिलाएं उनकी सेवा करती थीं। हालांकि जैसे ही महिला ने कमरे में प्रवेश किया, एक फोन कॉल ने उसकी कल्पना को तोड़ दिया। दी लगातार बजती घंटी ने कमरे के आकर्षण को तोड़ दिया और यान बुआ की भौहें गहरी हो गईं। उसकी निगाहें मेज पर हिलते मोबाइल फोन पर टिक गईं। उन्होंने निर्णायक रूप से कॉल का उत्तर दिया और गुस्से से चिल्लाते हुए कहा, आपके पास अपना मामला बताने के लिए 1 मिनट है, और यदि आप जो कहते हैं वह आपके जीवन के लायक नहीं है तो कल मुझे अपना सिर लाओ। गैंग लीडर। दूसरी तरफ से एक उन्मत्त आवाज आए, कोई व्यक्ति जो खुद को मियाजू कह रहा है, तुम्हें ढूंढ रहा है। क्या? यान बुआ चौंका और चिल्लाया, क्या तुम्हें यकीन है कि उसने कहा था कि उसका नाम मियाजू है? हाँ। फोन पर छोटे भाई ने उत्सुकता से सिर हिलाया और कहा, वह मुख्यालय में आपका इंतजार कर रहा है, हमें क्या करना चाहिए? यान बुआ चौंक गया और जल्दी से फोन रख दिया, अपना कोट पकड़ा और बाहर भाग गया। कमरे में मौजूद महिला दंग रह गई और शर्माते हुए बोली, गैंग लीडर आप रास्ते से हट जाओ। यान बुआ दहाड़ा और महिला को बचने का मौका दिए बिना उसने अपना हाथ उठाया और उसके चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़ मारा। वह तुरंत जमीन पर गिर पड़ी और सोफे के पास जाकर रुक गई। यान बुआ ने फर्श पर लेटी महिला की ओर इशारा किया और चिल्लाया, अगर तुमने मेरा रास्ता रोकने की हिम्मत की तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। वह महिला जमीन पर धीरे से रो रही थी, उसका चेहरा सूजा हुआ था और वह धीरे से सिसक रही थी।
यान बुआ ने ठंडे स्वर में उपहास किया और फिर इमारत से बाहर निकल गया। अपनी कार तक पहुंचने के बाद उन्होंने गैस पैडल दबाया और सीधे मुख्यालय की ओर बढ़ गए। लाल बत्ती भी उसकी उग्र गति को नहीं रोक सकी। कुछ ही देर में वह मुख्यालय पहुंच गया, जहां बाहर भीड़ जमा हो गई थी और एक नकाबपोश अजनबी को घूर रही थी जो अभी अभी वहां पहुंचा था। उस व्यक्ति ने कंकाल जैसे हाथों वाला काला चोगा पहना हुआ था और उसने फेसबुक का मुखौटा लगा रखा था, जिस पर 2 रक्त लाल आंखें भावशून्य होकर उसके सामने भीड़ का निरीक्षण कर रही थीं। जो लोग मुझे रोकेंगे वे मर जाएंगे। उस आदमी की आंखें निर्दयता से भीड़ का निरीक्षण कर रही थीं, लेकिन ये बेशर्म जियागुआ स्थानीय लोग, जो कोई ध्यान नहीं देते थे, अपने हाथों में छुरे लिए अड़े रहे, उस आदमी को ठंडी निगाहों से घूरते रहे और कहा, हमारा गिरोह का नेता ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसे आप जब चाहे देख सकते हैं। नकाबपोश आदमी ने धीरे से खर्राटे लिए और अपना हाथ आगे बढ़ाया। सभी की आंखों के सामने दृश्य धुंधला हो गया और तुरंत ही नकाबपोश व्यक्ति के सबसे करीब खड़ा छोटा भाई बेजान होकर जमीन पर गिर पड़ा। कोई भी यह नहीं देख सका कि नकाबपोश व्यक्ति कैसे आगे बढ़ा या उसने छोटे भाई को कैसे मारा। छोटे भाई डर के मारे पीछे हट गए। नकाबपोश व्यक्ति के तरीके, जो बिना किसी निशान के हत्या कर रहा था, ने सभी को चकित कर दिया। वे उसे अचंभित होकर देखते रहे। तभी एक काली मर्सिडीज तेजी से घटनास्थल की ओर आए। एक छोटे भाई ने कहा, बॉस यान आ गए हैं। सभी लोग रुक गए और तेजी से आती हुई मर्सिडीज को देखने लगे। जैसे ही उन्होंने लाइसेंस प्लेट पहचान ली, वे अलग हो गए, एक रास्ता बनाते हुए नारे लगाते हुए, गैंग लीडर अमर रहे, गैंग लीडर अमर रहे। यान बुआ का चेहरा उदास था और वह भीड़ को डांट रहा था, ये सब क्या है, यहाँ इकट्ठा हो रहे हो? गैंग लीडर, यह आदमी मुसीबत का कारण है। एक अनजान छोटा भाई तुरंत चिल्लाया। थप्पड़। यान बुआ ने उसे थप्पड़ मारा और गुस्से से कहा, मूर्ख, तुम क्या जानते हो? वह मेरा दोस्त है। अपने गैंग लीडर के दोस्त के साथ यह कैसा व्यवहार है? यान बुआ के शब्दों ने छोटे भाइयों को चौंका दिया। ये नकाबपोश आदमी, जो बिल्कुल भी दोस्ताना नहीं लग रहा था, वास्तव में गिरोह के नेता का दोस्त था। लेकिन चूंकि यान बुआ ने कहा था, इसलिए छोटे भाइयों की तरह वे केवल अनुपालन कर सकते थे, अपने चाकू और स्टील पाइप जमीन पर गिरा सकते थे और फिर सिर झुकाकर तितर बितर हो सकते थे। यान बुआ जल्दी से उनके पास गया और उन्हें सम्मानपूर्वक अभिवादन किया। बड़े मियाजू, आप आ गए। मियाजू नाम के आदमी ने सिर हिलाया और कहा, यान बुआ, मुझे उम्मीद नहीं थी कि आपके जैसे कद का कोई व्यक्ति इतना बड़ा काम कर सकता है। बिल्कुल नहीं, एल्डर मियाजू स्क्वाड लीडर के अधीन एक पसंदीदा व्यक्ति हैं। हम सभी के लिए प्रशंसा के पात्र हैं। यान बुएर ने सहजता से प्रशंसा की और हंसते हुए कहा, एल्डर मियाजू, कृपया इस ओर आइए। नकाबपोश आदमी ने सिर हिलाया और फिर अंदर चला गया। यान बुआ ने तुरंत अपने अधीनस्थों को चाय परोसने का आदेश दिया और फिर कुछ असाधारण रूप से प्रशिक्षित महिलाओं को बुलाया। सभी अधीनस्थों ने सिर हिलाया। बॉस यान के व्यवहार से यह स्पष्ट था कि यह व्यक्ति गिरोह के नेता का एक महत्वपूर्ण मित्र या अतिथि था। शायद उसका दर्जा गिरोह के नेता से भी ऊंचा था। ये सोचकर अधीनस्थों की आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। गिरोह के नेता से भी ऊंचा दर्जा पाना, ये किस प्रकार का पद हो सकता है? पूरे जियांगहुआई शहर में यान बुआ निश्चित रूप से वह व्यक्ति था जिसका शब्द कानून था, यहाँ तक कि शहर के सचिव जियांग झोंगगन भी उसे 3 बिंदु शिष्टाचार देते थे। तो सभी अधीनस्थ लोग हैरान रह गए। नकाबपोश व्यक्ति ने यान बुआ का पीछा करते हुए फ्लेम ड्रैगन गैंग के मुख्यालय में प्रवेश किया और फिर उसका वीआईपी कमरे में स्वागत किया गया। वीआईपी कक्ष के अंदर रोशनी मंद थी और जब किसी व्यक्ति पर रोशनी पड़ती थी तो एक भयानक छाया पड़ती थी। यान बुआ स्क्वाड लीडर के आदमियों के चरित्र को जानता था, इसलिए उनके मूड को ध्यान में रखते हुए उसने इस तरह के कई कमरों की व्यवस्था की थी। बुजुर्ग मियाजू ने संतोष से चारों ओर देखा। फिर उसने यान बुआ से कहा, दस्ते का नेता इस समय व्यस्त है, इसलिए उसने मुझे आदेश देने के लिए भेजा है। यान बुएर ने उत्सुकता से सिर हिलाया और कहा, एल्डर मियाजू का यहाँ होना स्क्वाड लीडर के यहाँ होने के समान है। हर कोई जानता है कि हम छोटे भाइयों के लिए एल्डर मियाजू बिल्कुल स्क्वाड लीडर की तरह हैं। एल्डर मियाजू ने ठंडी हंसी निकाली। जाहिर है यान बुआ की चापलूसी का काफी आनंद ले रहे थे। यान बुआ ने निगलते हुए पूछा, मुझे आश्चर्य है कि दस्ते के नेता ने एल्डर मियाजू को क्या आदेश देने के लिए कहा है। जैसे ही एल्डर मियाजू बोलने वाले थे, दरवाजे से खटखटाहट की आवाज आई। यान बुआ का चेहरा उदास हो गया और उसने ठंडे स्वर में कहा, अंदर आइए। काले सूट में एक युवा भाई धीरे धीरे अंदर आया। उन्होंने यान बुआ को प्रणाम किया और कहा, गैंग लीडर, नीचे से एक बड़ी समस्या की सूचना मिली है। क्या बात है? यान बुआ ने ठंडी आवाज में पूछा। अधीनस्थ ने बाईं और दाईं ओर देखा। उसकी निगाह रहस्यमयी बुजुर्ग मियाजू पर टिक गई। यान बुआ ने उसे तीखी नजर से देखा और कहा, जोर से बोलो, बड़े मियाजू मेरे सबसे अच्छे दोस्त हैं। यान बुआ की अनुमति से अधीनस्थ ने तुरंत सम्मानपूर्वक कहा, हाल ही में वित्तीय मामलों को सुलझाते समय पुरुषों को संदिग्ध मात्रा में अमेरिकी डॉलर मिले। जांच के बाद उन्हें पता चला कि ये अनुक्रमित अमेरिकी डॉलर वही थे जो झांग दादन द्वारा लेनदेन के दौरान गायब हो गए थे। वास्तव में ऐसी बात हुई क्या? यान बुआ हैरान रह गया।
हाँ, अधीनस्थ ने जल्दी से सिर हिलाया। मुख्य बात यह है कि जिस व्यक्ति ने पैसे का आदान प्रदान किया वह अर्जुन रायजादा निकला। अर्जुन रायजादा ही थे जिन्होंने हमारे लोगों के साथ इसे बदलने के लिए किसी को भेजा था। कुल 32 मिलियन RMB का आदान प्रदान हुआ। बड़ी राशि होने के कारण मैंने इसकी सूचना उच्च अधिकारियों को दी और उनकी स्वीकृति से ये लेन देन संपन्न हुआ। बहुत अच्छा। यान बुआ के चेहरे पर एक धूर्त मुस्कान फैल गई। उन्होंने ठंडे स्वर में कहा, क्या ये सिर्फ अर्जुन रायजादा का हैंडल नहीं है? यह अजीब है। मुझे आश्चर्य हुआ कि उसे कैसीनो खोलने, अधीनस्थों की भर्ती करने के लिए पैसा कहां से मिला। जैसा कि पता चला उसे पैसा हमसे मिला था। गैंग लीडर, अब हमें क्या करना चाहिए? अधीनस्थ ने जल्दी से पूछा। जल्दी मत करो, चलो इसे अभी के लिए छोड़ देते हैं, तुम पहले बाहर जाओ। यान बुएर ने तुरंत अधीनस्थ को बाहर निकाल दिया। वह मुड़ा और अपने पीछे दरवाजा बंद करके कमरे से बाहर चला गया। यान बुएर ने आदरपूर्वक एल्डर मियां जू से पूछा, एल्डर, स्क्वाड लीडर ने आपके साथ क्या आदेश भेजा है? दस्ते का नेता चाहता है कि आप जियागुआई शहर की सफाई में तेजी लाएं। जो कोई भी यहाँ नहीं होना चाहिए उसे गायब कर दो, एल्डर मियां जू ने जानलेवा इरादे से भरे चेहरे के साथ कहा। यान बुआ चौंका और जल्दी से पूछा, बुजुर्ग, वे लोग कौन हैं जिन्हें दस्ते का नेता उन लोगों के रूप में संदर्भित करता है जिन्हें यहाँ नहीं होना चाहिए? हे, आप अपने दिल में जानते हैं, एल्डर मियां जू ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। फिर खड़े होकर बोले, आज के लिए बस इतना ही। दस्ते के नेता के शब्द मैंने उन्हें बिना एक भी शब्द छोड़े बता दिया है। बड़े साहब, कृपया रात भर रुकें, आप कल जा सकते हैं, यान बुआ ने विनम्रता दिखाते हुए जल्दी से कहा। कोई जरूरत नहीं, एल्डर मियां जू ने तुरंत अपना सिर हिलाया। इसके बाद यान बुआ ने एल्डर मियां जू को बाहर निकाला और फिर वीआईपी कमरे में अकेले बैठकर इस बात पर विचार करने लगे कि वह कौन व्यक्ति है जिसे वहां नहीं रहना चाहिए। स्क्वाड लीडर को हमेशा से ही तियान्या ग्रुप से नफरत थी। हालांकि वह नहीं जानता था कि वह तियान्या ग्रुप से नफरत क्यों करता था। वह समझता था कि स्क्वाड लीडर निश्चित रूप से तियान्या ग्रुप को गायब करना चाहता था। हालांकि इतने बड़े समूह को खत्म करना कोई आसान काम नहीं था। तो यान बुआ ने गुप्त रूप से अपने आप से सोचा। 147 अध्याय 141 अध्याय 138 दूध देने वाली लड़की। अगली सुबह जैसे ही सूरज क्षितिज से उगा, एक सुनहरा डिस्क धीरे धीरे ऊपर की ओर बढ़ी। यह बादलों, पहाड़ों और विभिन्न बाधाओं से गुजरा और पृथ्वी तथा मानवता में जीवन का संचार किया। अर्जुन रायजादा बिस्तर से उछलकर बाहर आया और अपनी खिड़की के बाहर सूरज की ओर देखते हुए हंसते हुए बोला, आज की योजना सुबह की है। हम अब अच्छे वर्कआउट का समय है। हर सुबह व्यायाम करना अर्जुन रायजादा की आदत बन गई थी और हालांकि वह हर दिन ऐसा नहीं कर पाता था, फिर भी वह यथासंभव इस पर टिके रहने की कोशिश करता था। उन्होंने स्पोर्ट्स वियर पहन लिया, जो अब भी वही सस्ता एडिडास का परिधान था। अब हाथ में काफी पैसा होने के बावजूद अर्जुन रायजादा ने जीवन स्तर के मामले में ज्यादा मांग नहीं की। जब तक वह पेट भर खा सके और खुशी से रह सके, उसके लिए यही काफी था। आधे घंटे की जॉगिंग ने अर्जुन रायजादा को जोश से भर दिया। सुबह की दौड़ स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है, इससे पूरे दिन के लिए ऊर्जा मिलती है। घर लौटने और जल्दी से फ्रेश होने के बाद उसने तियान्या ग्रुप की वर्दी पहन ली। आज से वह ग्रुप 1 के साथ उत्तरी सिटी डिस्ट्रिक्ट में भूमि के एक टुकड़े की परियोजना को संभालने के लिए अपने पद पर वापस लौट जाएंगे। अपनी छोटी सी ऑटो चलाते हुए वह अपने आवासीय क्षेत्र के प्रवेश द्वार पर रुके और 5 पोर्क बन खरीदे तथा दूध का एक डिब्बा उठाया। जर्जर ऑटो गाड़ी चलाते समय घना धुआं छोड़ती थी। ऐसी खस्ताहाल गाड़ी को देर सवेर यातायात पुलिस द्वारा जब्त कर लिया जाना तय था। हालांकि आश्चर्य की बात यह थी कि यह छोटा सा मलबा इतने लंबे समय से जियागुआई शहर में घूम रहा था। पिछली बार जब ट्रैफिक पुलिस ने इसे रोका था तो अर्जुन रायजादा ने चतुराई से उनसे बच निकला था। अर्जुन रायजादा को भविष्य की समस्याओं की कभी चिंता नहीं हुई। तीव्र बुद्धि के कारण वह हमेशा चीजों को तुरंत समझ लेता था। जैसे ही कार तियान्या ग्रुप की पार्किंग में दाखिल हुई, सुरक्षा गार्ड ने अर्जुन रायजादा के ऑटो को देखा और तुरंत उसका अभिवादन किया। भाई अर्जुन, आप यहाँ हैं? हे, हाँ, टाइम न्यू कहाँ है? अर्जुन रायजादा ने हंसते हुए पूछा। भाई टाइम न्यू गश्त पर हैं, सुरक्षा गार्ड ने तुरंत जवाब दिया। अर्जुन रायजादा का सुरक्षा कक्ष के साथ संबंध बॉडीगार्ड कक्ष की तुलना में कहीं अधिक मजबूत था। वे अंगरक्षक बहुत घमंडी थे, लेकिन सुरक्षा गार्ड अधिक मिलनसार हो गए, विशेषकर जब अर्जुन रायजादा ने उन्हें शानदार भोजन कराया, जिससे वे उसके प्रति और भी अधिक मैत्रीपूर्ण हो गए। कार पार्क करने के बाद अर्जुन रायजादा बंस और दूध लेकर आत्मविश्वास से भरे कदम बढ़ाते हुए अंदर आया। काम पर जाने के लिए रास्ते में बहुत से कर्मचारी थे। उनमें से प्रत्येक अर्जुन रायजादा से ऐसे बच रहा था जैसे वह कोई महामारी हो। हर कोई जानता था कि अर्जुन रायजादा ने उपनिदेशक कियान को नाराज कर दिया था, जिन्होंने कंपनी में ये स्पष्ट कर दिया था कि अर्जुन रायजादा का कोई भी करीबी उनकी अवज्ञा कर रहा था। कुछ ही शब्दों में उसने सभी को अर्जुन रायजादा के खिलाफ कर दिया था। आखिरकार वह केवल एक पर्यवेक्षक थे, जबकि उपनिदेशक कियान एक उपनिदेशक थे। उनके पदों में बहुत अंतर था। अर्जुन रायजादा, सुप्रभात। छोटी मेघ अपनी काली वर्दी में बहुत खूबसूरत लग रही थी। उसकी कोमल और सुंदर छाती, उसके पैर जैड की तरह चिकने और पारदर्शी, यह अविस्मरणीय था।
अर्जुन रायजादा ने मुस्कुराते हुए पूछा, छोटी मेई, क्या तुमने नाश्ता कर लिया? आह, खाया, पहले ही खा लिया है। लिटिल मेई पहले तो चौंकी, लेकिन फिर एक कठफोड़वा की तरह जल्दी से सिर हिलाया। डर गई कि अर्जुन रायजादा अचानक उसे तुम जैसा खाते हो वैसा ही बनते हो के तर्क के साथ 2 पोर्क बंस दे सकता है। पिछली बार अर्जुन रायजादा की वजह से लिटिल मेई का चेहरा एकदम लाल हो गया था। इस बार उसने सबक सीख लिया था। अर्जुन रायजादा दिल खोलकर हंसा, छोटी मेई, तुम्हें ज्यादा पोर्क बंस खाने चाहिए, तुम्हें पता है। अन्यथा यदि आप ठीक से विकास नहीं करेंगे तो यह अच्छा नहीं लगेगा। आह, लिटिल मेई का चेहरा लाल हो गया और वह कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं कर पाई। उसने मन ही मन सोचा कि अर्जुन रायजादा ने वास्तव में बिना किसी विचार के जो कुछ भी उसके मन में आया वह कह दिया। लिटिल मेई लाल चेहरे वाली खड़ी थी, उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे। तभी कंधे पर थैला लटकाए एक छोटी सी सुंदरी दौड़ती हुई आए, दूध का डिब्बा पकड़े हुए और चिल्लाते हुए हॉल में दौड़ी। बहन लिटिल मेई, मैं आपका लालबीन बन लाना भूल गई, माफ करना। छोटी मेई तुरंत काली रेखाओं से ढक गई। यो, दूध देने वाली लड़की, ये तुम हो? अर्जुन रायजादा मुड़ा और लहराते लंबे बालों वाली महिला को देखा। ये दूध देने वाली लड़की के अलावा और कौन हो सकता है? अर्जुन रायजादा को वह काफी पसंद आए और उसने उसके हाथ में दूध का डिब्बा दिखाते हुए मजाक में कहा, क्या ये कल रात की तुम्हारी मेहनत का फल है? फट! दूध दोहने वाली लड़की ने तुरंत मुंह में सफेद दूध छिड़क दिया, जो अर्जुन रायजादा की जांघों पर लगा। सफेद दूध से उसकी पैंट पर दाग लग गया, जिससे एक अद्भुत दृश्य उत्पन्न हो गया। दूध दोहने वाली लड़की चौंक गई और शर्मा गई जब उसने अपने बैग से एक टिश्यू निकाला और कहा, अर्जुन रायजादा, मुझे माफ करें, ये जानबूझकर नहीं किया गया था। जैसे ही उसने बात की, मिल्किंग गर्ल लॉबी में सभी की चौकस निगाहों के सामने और लिटिल मेई के आश्चर्य के बीच अर्जुन रायजादा के सामने घुटनों के बल बैठ गई और टिश्यू से उसकी जांघों को पोंछने लगी। जैसे ही जिनशिन घुटनों के बल बैठी, रिया ओबरॉय एक छोटा सा बटुआ लेकर एक चिकना ग्रे पेशेवर पोशाक पहने हुए अंदर आए। उसकी नजर तुरंत अर्जुन रायजादा पर पड़ी और उसके दृष्टिकोण से ऐसा लग रहा था कि अर्जुन रायजादा की पीठ उसकी ओर थी और जिनशिन उसकी क्रॉच के ठीक पास अपना मुंह रखकर घुटनों के बल बैठी थी। मुझे सचमुच बहुत दुख है, यह एक दुर्घटना थी। दूध देने वाली लड़की ने जल्दी से टिश्यू से अपना चेहरा पोंछा, क्योंकि अर्जुन रायजादा के विचार बेकाबू हो गए थे। उसका हाथ नीचे फिसल गया और उसे कुछ कठोर चीज महसूस हुई, ये ठीक नहीं थी। दूध दोहने वाली लड़की का चेहरा चुकंदर की तरह लाल हो गया, वह सदमे से चीखी और फिर रिसेप्शन डेस्क के पीछे छिप गई। अर्जुन रायजादा अचंभित रह गया और चीखती हुई दूध देने वाली लड़की को घूरने लगा। अर्जुन रायजादा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? रिया ओबरॉय ने ठंडे भाव से कहा। श्री ली, तुम यहाँ हो? अर्जुन रायजादा चौंक गया। सस! जैसे ही रिया ओबरॉय ने अर्जुन रायजादा की जांघों पर सफेद पदार्थ का धब्बा देखा और याद किया कि कैसे दूध देने वाली लड़की अर्जुन रायजादा के सामने बैठी थी, उसके हाथ और सिर हिल रहे थे और उसकी सदमे से अंतिम चीख निकली थी, उसके दिमाग में बच्चों के लिए नहीं बने दृश्यों की एक श्रृंखला कौंध गई। इसलिए रिया ओबरॉय हौंफने लगी और उसका चेहरा तुरंत लाल हो गया। छोटी मेई ने भी अपनी आंखें चौड़ी कर ली। ये सारे संयोग बहुत ज्यादा थे। अर्जुन रायजादा ने महसूस किया कि रिया ओबरॉय की नजर में कुछ गड़बड़ है और वह जल्दी से चिल्लाया, श्रीमान ली, ये वैसा नहीं है जैसा आप सोच रहे हैं, कृपया गलत धारणा न पालें। किसी को अपने कानों पर विश्वास नहीं हो सकता, लेकिन आंखों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। अर्जुन रायजादा, तुम बहुत घटिया हो, रिया ओबरॉय ने धीरे से कहा और फिर लिफ्ट की ओर चलने के लिए मुड़ गई। अर्जुन रायजादा तुरंत उदास हो गया, उसके चेहरे पर शर्मिंदगी का मुखौटा था, जबकि लिटिल मेई ने हंसने के लिए अपना मुंह ढक लिया और जिनशिन, जो सामने की मेज के नीचे छिपा हुआ था, गुस्से से खड़ा हो गया और चिल्लाया, अर्जुन रायजादा, तुम कमीने, मानो या न मानो, मैं उस चीज को काट दूंगा। अर्जुन रायजादा अचंभित रह गया और जल्दी से अपनी जांघों को ढकते हुए लिफ्ट की ओर भागा। हर कोई लिफ्ट में चढ़ गया और क्योंकि रिया ओबरॉय वहां मौजूद थी, इसलिए किसी ने भी भीड़ में जाने की हिम्मत नहीं की, बल्कि आज्ञाकारी ढंग से लाइन में लगकर चढ़ने लगे। अचानक अर्जुन रायजादा बगल से धक्का देकर अंदर आया, फिर भीड़ में घुसकर चिल्लाया, श्रीमान ली, आप गलत समझ रहे हैं, ये वैसा नहीं है जैसा आप सोच रहे हैं। हर कोई अर्जुन रायजादा को अचंभित होकर देख रहा था, उन्हें कुछ भी पता नहीं था कि क्या हो रहा है। रिया ओबरॉय शर्म से लाल हो गई और मन ही मन सोचने लगी, क्या ये बेवकूफ चाहता है कि मैं उसके सामने अपना चेहरा खो दूं? लेकिन अर्जुन रायजादा लगातार डटा रहा। अचानक एक मोटा व्यक्ति लिफ्ट से बाहर आया और अर्जुन रायजादा के सामने आकर ठंडे स्वर में बोला, अर्जुन रायजादा, मुझे तुमसे बात करनी है। मोटी औरत, अर्जुन रायजादा चौंक कर बोला। भीड़ तुरंत चौंक गई, हर व्यक्ति अर्जुन रायजादा को घूर रहा था। इस आदमी ने वास्तव में उपनिदेशक कियान को उसके उपनाम से उसके चेहरे पर बुलाने की हिम्मत की। हालांकि कंपनी में हर कोई उसकी पीठ पीछे उसे इस तरह से संबोधित करता था, लेकिन शायद केवल अर्जुन रायजादा ही इसे जोर से कहने की हिम्मत कर सकती थी। इस प्रकार हर कोई आश्चर्यचकित था। यहाँ तक कि रिया ओबरॉय भी मुस्कुराहट के साथ अर्जुन रायजादा को देख रही थी, ये देखने के लिए उत्सुक थी कि वह संकट से कैसे निपटेगा। अर्जुन रायजादा, तुम बहुत अच्छा कर रहे हो।
उपनिदेशक कियान ने ठंडी हंसी के साथ कहा। एक बार फिर सभी लोग आश्चर्यचकित थे क्योंकि उपनिदेशक कियान की प्रतिक्रिया पूरी तरह से अप्रत्याशित थी। जब सभी ने सोचा कि उपनिदेशक कियान अपने भरे हुए शरीर का उपयोग करके अर्जुन रायजादा पर हमला करेगी, तो वह हंस पड़ी, एक दुष्ट भयावह हंसी। अर्जुन रायजादा की ओर देखते हुए उसने कहा, अर्जुन रायजादा, इस महीने तुम्हारा वेतन 0 है। अरे क्यों? अर्जुन रायजादा चौंका। अरे वाह, पूरे महीने कड़ी मेहनत करने के बाद यह मोटी महिला जो प्रदर्शन और वेतन समीक्षा की देखरेख करती थी, कह रही थी कि उसे इस महीने 0 वेतन मिलेगा। अरे यह असहनीय था। यद्यपि उसके पास कुछ $1 मिलियन थे, लेकिन वे 10,000 युआन किसी के लिए गोलियां खाने के लिए कड़ी मेहनत से कमाए गए पैसे थे, वे कैसे यूं ही खत्म हो सकते थे। ये सोचकर अर्जुन रायजादा ने अपने दांत पीस लिए, दोनों हाथों से लिफ्ट के दरवाजे खोल दिए और मोटी महिला को घूरते हुए गुस्से से कहा, अगर तुमने मुझे स्पष्टीकरण नहीं दिया तो मैं तुम्हें पीट पीट कर मार डालूंगा। आप चाहते हैं कि मैं आपको समझाऊं? मोटी महिला ने ठंडी हंसी के साथ पूछा। मुझे एक कारण बताओ, अर्जुन रायजादा ने दोनों हाथों से लिफ्ट के दरवाजे खोलते हुए पूछा। उपनिदेशक कियान ने तुरंत अपना बैग खोला, फिर एक मोटी निष्पादन मूल्यांकन नोटबुक निकाली जिसमें तियान्या समूह के प्रत्येक कर्मचारी के देर से आने, जल्दी जाने और उपस्थिति के समय का विवरण दर्ज था। उसने ठंडे मन से नोटबुक खोली, जल्दी से अर्जुन रायजादा का रिकॉर्ड ढूंढ लिया और मुस्कुराते हुए कहा, अर्जुन रायजादा तियान्या समूह में 43 दिनों से काम कर रहा है, 25 बार देर से आया है, 36 बार जल्दी निकल गया है और 6 दिनों तक बिना कारण काम से अनुपस्थित रहा है। इसलिए कंपनी के नियमों के अनुसार इस महीने आपका वेतन 0 है और इतना ही नहीं, अगले महीने का आपका वेतन भी संभवतः काटा जाना चाहिए। उसके शब्दों ने तुरंत ही सबको चौंका दिया। अर्जुन रायजादा वास्तव में प्रभावशाली थे। काम पर इतने कम समय में उन्होंने देरी से आने, जल्दी निकलने और काम छोड़ने का इतना बड़ा रिकॉर्ड बनाने में कामयाबी हासिल की थी। कंपनी के नियमों के अनुसार उसका वेतन पूरी तरह से काट लिया जाना चाहिए। कंपनी के नियमों के अनुसार प्रत्येक देरी के लिए 50 युआन का जुर्माना, 1 घंटे से अधिक समय पहले निकलने पर उस दिन का वेतन नहीं तथा काम से अनुपस्थित रहने पर जुर्माने के रूप में वेतन का 3 गुना जुर्माना देना होगा। इसलिए अर्जुन रायजादा को न केवल कोई पैसा नहीं मिलेगा, बल्कि उसे कंपनी को वापस भी भुगतान करना होगा। अरे मोटी औरत, तुम जानबूझकर मुझे निशाना बना रही हो। अर्जुन रायजादा ने मोटी औरत को घूर कर देखा। अर्जुन रायजादा, तुम गलत हो। उपनिदेशक कियान ने अर्जुन रायजादा पर मुस्कुराते हुए कहा। उसका चेहरा धार्मिकता की तस्वीर था। कंपनी में हर कोई जानता है कि मैं कियान हैयान बहुत निष्पक्ष हूं और मैं कभी भी जानबूझकर किसी को निशाना नहीं बनाती। मैं जो कुछ भी करता हूं वह कंपनी के नियमों और विनियमों के अनुसार होता है। ठीक है, तो मैं आपसे पूछता हूं कि 1 मिनट देर से आने पर कंपनी कितना काटती है? अर्जुन रायजादा ने ठंडी मुस्कान के साथ पूछा। 1 बार देर से आने पर 50 युआन की कटौती होती है। आधे घंटे से ज्यादा देर होने पर आधे दिन की तनख्वाह काट ली जाती है और 1 घंटे से ज्यादा देर होने पर पूरे दिन की तनख्वाह काट ली जाती है। कियान हैयान ने ठंडी हंसी हंसी। अच्छा, अर्जुन रायजादा ने सिर हिलाया और कहा, इस समय इस लिफ्ट में श्रीमान सहित ली यहाँ 18 लोग हैं और आज सभी को 50 युआन की छूट मिलेगी क्योंकि 9 बज चुके हैं। 148 अध्याय 142 अर्जुन रायजादा की वापसी। हर किसी ने समय देखने के लिए अपनी नजरें नीचे झुकाई और तुरंत लिफ्ट में परेशान आवाजों का एक समूह गूंज उठा क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति तमाशा देखने में व्यस्त होने के कारण ऊपर जाना भूल गया था। फिर सभी की निगाहें रिया ओबरॉय पर केंद्रित हो गईं। अर्जुन रायजादा ने भी रिया ओबरॉय की ओर अपनी नजरें घुमाई और प्रसन्न मुस्कान के साथ पूछा, श्रीमान ली, आप क्या कहते हैं? हम रिया ओबरॉय ने सिर हिलाया और कहा, चूंकि कंपनी का ऐसा नियम है तो चलिए इसे लागू करते हैं। उपनिदेशक कियान की अभिव्यक्ति गहरी हो गई। हर कोई जानता था कि एक भी उल्लंघन का मतलब था महीने का उपस्थिति बोनस खोना। सभी को देरी से आने पर लगने वाले 50 युआन के जुर्माने की चिंता नहीं थी, बल्कि मासिक उपस्थिति बोनस की चिंता थी, जो इसे एक देरी के कारण खत्म हो सकता था। इसलिए उपनिदेशक कियान को अर्जुन रायजादा से गहरी नफरत हो गई। 500 युआन की भारी रकम चली गई, जो एक पूरे कपड़े की कीमत थी। यहां तक कि उपनिदेशक के रूप में भी 10,500 युआन से कुछ अधिक की कमाई उनके लिए एक पूरे वस्त्र के बराबर थी। अर्जुन रायजादा ने विजयी भाव से सीटी बजाते हुए अंदर प्रवेश किया, फिर रिया ओबरॉय की ओर मुस्कुराते हुए देखा और कहा, श्रीमान ली, आपने सचमुच एक उदाहरण प्रस्तुत किया है। बुरा नहीं, मैं तुम्हें मीट बन से पुरस्कृत करूंगा। रिया ओबरॉय की खूबसूरत आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं जब उसने अर्जुन रायजादा को देखा और मन ही मन सोचा, उस कमीने ने इतने सारे लोगों के सामने मेरे साथ छेड़खानी करने की हिम्मत कैसे की? क्या ऐसा हो सकता है कि वह सचमुच मेरे हाथ में वह मांस का बंद थमा देना चाहता हो? रिया ओबरॉय की आंखों में घबराहट की एक झलक दिखाई दी। आसपास के कर्मचारी आश्चर्यचकित थे। आज की घटना वास्तव में असाधारण थी। हालांकि उपनिदेशक कियान की भारी उपस्थिति अर्जुन रायजादा और रिया ओबरॉय के बीच खड़ी थी, जिससे उन्हें करीब आने से रोका जा रहा था। जब लिफ्ट 10वीं मंजिल पर पहुंची तो अर्जुन रायजादा बाहर निकल गई और रिया ओबरॉय ने आखिरकार राहत की सांस ली और धीरे से उसकी छाती थपथपाई।
जैसे ही लिफ्ट के दरवाजे बंद होने वाले थे, अर्जुन रायजादा का सिर अचानक वापस अंदर आ गया। उसके हाथ दरवाजे को खोल रहे थे क्योंकि उसने रिया ओबरॉय को प्रसन्नता से देखा। श्रीमान ली, मैं बाद में नॉर्दर्न सिटी डिस्ट्रिक्ट परियोजना पर चर्चा करने के लिए आपके कार्यालय आऊंगा। आह, ठीक है, ठीक है। रिया ओबरॉय बुरी तरह डर गई। अर्जुन रायजादा की हरकत से वह लगभग बेहोश हो गई थी। जब लिफ्ट 10वीं मंजिल पर पहुंच चुकी थी और खाली थी, तब बाहर निकलता हुआ सिर देखकर कोई भी डर सकता था। अलविदा। अर्जुन रायजादा एक बार फिर भूत की तरह गायब हो गया। रिया ओबरॉय बंद होते लिफ्ट के दरवाजों को तब तक देखती रही जब तक वे बंद नहीं हो गए। वह अभी भी बेचैन थी। उसे डर था कि अर्जुन रायजादा उन्हें फिर से खोल देगा। अर्जुन रायजादा लिफ्ट से बाहर निकला। उसके हाथ जेब में थे और वह सीटी बजाते हुए सल्स के ग्रुप 1 की ओर बढ़ रहा था। अर्जुन रायजादा। फैंग फेई ने अर्जुन रायजादा को देखा और अचानक उसकी ओर झपटा। हाँ, मेरे भाइयों और बहनों, मैं वापस आ गया हूँ। अर्जुन रायजादा ने फॉन्ग फेई को अपनी बाहों में जकड़ लिया, उसकी कमर के चारों ओर अपनी बाहें लपेट दी और उसे हवा में घुमा दिया। पूरे कार्यालय में तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। लियू शान गहरी उदासी के भाव के साथ अपनी कुर्सी पर बैठ गए। अर्जुन रायजादा को फैंग फेई का उत्साहपूर्ण अभिवादन देखकर उसे अंदर से निराशा की गहरी भावना महसूस हुई। उत्साह से भरे फैंग फेई ने कहा, अर्जुन रायजादा, मैंने सुना है कि तुमने आज फिर से उपनिदेशक कियान को अच्छी तरह से पीटा है। हाँ, कुछ भी नहीं था। अर्जुन रायजादा खिलखिलाकर हंसा। ये पिछली बार से भी अधिक संतोषजनक था जब आपने वाइस डायरेक्टर कियान को कपड़े उतारकर लॉबी में अपना अंडरवियर दिखाने को कहा था। फैंग फेई ने मुस्कुराते हुए कहा। हाँ, अर्जुन रायजादा फिर हंसा। अर्जुन कियोन, लियू के और अन्य लोग चारों ओर इकट्ठा हो गए। इन सभी महिलाओं की अर्जुन रायजादा के प्रति सकारात्मक धारणा थी। आखिरकार वो सुंदर और मिलनसार था। एक नेता होने के बावजूद उन्होंने कभी भी खुद को श्रेष्ठ नहीं बताया। पिछले पर्यवेक्षक के विपरीत, जो हमेशा कठोर और शत्रुतापूर्ण रहता था, मानो हर कोई उस पर बहुत सारा धन बकाया रखता हो। ठीक है, इस बार मुझे आप सबको एक मिशन बताना है। अर्जुन रायजादा अपनी मेज के सामने खड़ा हुआ, चारों ओर सबकी तरफ देखा और बोला, बिक्री में ग्रुप 1 के हमारे प्रस्ताव को निदेशक मंडल की बैठक में मंजूरी मिल गई है और आधिकारिक नियुक्ति पत्र जल्द ही भेज दिए जाएंगे। इसलिए हमें पहले से ही तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। पहले तो सभी लोग दंग रह गए, फिर खुशी से झूम उठे। सभी उत्साहित होकर अर्जुन रायजादा की ओर मुड़े और पूछा, अर्जुन रायजादा, क्या ये सच है? क्या परियोजना वास्तव में स्वीकृत हुई थी? बिल्कुल। अर्जुन रायजादा ने सिर हिलाया और कहा, अगला, बस विकास शुरू होने का इंतजार करो। आइए हम अपनी आंखों से देखें कि कैसे ऊंची इमारतें जमीन से ऊपर उठती हैं। कार्यालय में उत्साहपूर्ण तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। हर कोई रोमांचित था। वे जानते थे कि भूमि परियोजना उनके सहयोगात्मक प्रयासों का परिणाम थी। कभी कभी कड़ी मेहनत से परिणाम प्राप्त नहीं होते, लेकिन प्रयास के बिना कोई परिणाम नहीं मिलेगा। जब फॉन्ग फेई, अर्जुन कियोगा और अन्य लोगों ने सोचा कि उनकी अवधारणा वास्तविकता बन जाएगी, तो उनकी आंखों से आंसू छलक आए। ठीक है, सब लोग तैयार हो जाओ और अपने अपने काम पूरे करना सुनिश्चित करो। अर्जुन रायजादा ने समूह की ओर देखा और कहा, पूरे प्रोजेक्ट पर दोबारा गौर करो और देखो कि कहीं कोई चूक तो नहीं हुई है। हाँ, सबने सिर हिलाया। जैसे ही अर्जुन रायजादा जाने वाला था, फॉन्ग फेई ने चुपके से उसे एक चुंबन उड़ा दिया। अर्जुन रायजादा जल्दी से बाहर निकल गया, इस लड़की के प्रलोभन का विरोध करने में असमर्थ। हॉल से सीटी बजाते हुए गुजरते हुए उसने देखा कि लोग उसकी ओर इशारा कर रहे थे और उसकी पीठ पीछे उसके बारे में बातें कर रहे थे। अर्जुन रायजादा को कोई आपत्ति नहीं थी। आखिरकार वह तियान्या समूह में एक विशेष मामला था। 20वीं मंजिल पर जाने वाली लिफ्ट में प्रवेश करते समय उसकी मुलाकात नीचे की ओर जा रही लिन जिवेन से हुई। अर्जुन रायजादा को लिफ्ट से बाहर आते देख लिन जिवेन का चेहरा थोड़ा लाल हो गया और वह मुस्कुराए, अर्जुन रायजादा, तुम आ गए। श्री ली तुम्हारा इंतजार कर रहा है। हे असिस्टेंट लिन, तुम्हें कई दिनों से नहीं देखा, तुम काफी चमकदार दिख रही हो, दिन ब दिन और भी सुंदर होती जा रही हो। अर्जुन रायजादा मुस्कुराया। लिन जिवेन चौंका और उसके चिकने नाजुक गाल को छूते हुए अजीब तरह से बोला, क्या ऐसा है? तुम्हारी जिंदगी में एक आदमी के साथ अलग दिन होते हैं, है ना? अर्जुन रायजादा मुस्कुराया और फिर जाने के लिए मुड़ गया। लिन जिवेन ने तुरंत कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। अर्जुन रायजादा के गायब हो जाने के बाद ही उसे अचानक एहसास हुआ कि उसका क्या मतलब था, क्योंकि उसने अक्सर दूसरों को ये कहते सुना था कि एक पुरुष की संगति से पोषित महिला अधिक सुंदर लगती है। लिन जिवेन ने तुरंत अर्जुन रायजादा के पीछे हटने वाले व्यक्ति की दिशा में अपनी मुट्ठी हिला दी और गुस्से से चिल्लाया, कमीने, जानवर, तुम जानवर। लेकिन अर्जुन रायजादा लिन जिवेन की गुस्से वाली आवाज नहीं सुन सका। वह स्टाइलिश तरीके से रिया ओबरॉय की ओर बढ़ा, अपने बालों को थोड़ा सा संवारा और कार्यालय का दरवाजा खटखटाया। अंदर से एक कर्कश महिला की आवाज आए, अंदर आइए। अर्जुन रायजादा ने धीरे से दरवाजा खोला और मुस्कुराते हुए अंदर चला गया, फिर हंसते हुए बोला, श्रीमान ली, मैं यहाँ हूँ। रिया ओबरॉय ने नाक भान सिकोड़ी। आश्चर्यचकित होकर अर्जुन रायजादा ने जल्दी से खुद को सही करते हुए कहा, जियोरुओ, हे।
तुम बदमाश, आज लिफ्ट में मुझे इस तरह धमकाने की हिम्मत कर रहे हो। रिया ओबरॉय तुरंत अपनी कुर्सी से उठी और खुद को अर्जुन रायजादा की बाहों में फेंक दिया, अपने हाथों से उसकी छाती पर वार किया। अर्जुन रायजादा को थोड़ा दुख हुआ, उसने उसे गले लगा लिया और हंसते हुए कहा, जीवन में थोड़ा मसाला चाहिए, हाँ। ठीक है, उस बात के बारे में जिसका मैंने पिछली बार जिक्र किया था, कोई समस्या तो नहीं है ना? रिया ओबरॉय ने धीरे से पूछा। चूंकि मैंने तुमसे वादा किया था, मैं इसे पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत करूंगा। अर्जुन रायजादा ने रिया ओबरॉय को गंभीरता से देखा। हम बोर्ड की नियुक्ति पहले ही हो चुकी है। मैंने अब इसे सभी विभागों को भेज दिया है और मैंने उनसे आपके साथ पूर्ण सहयोग करने के लिए कहा है। रिया ओबरॉय ने मुस्कुराते हुए अर्जुन रायजादा को देखा और कहा, अब आप कार्यवाहक उपाध्यक्ष हैं, बेहतर होगा कि आप मेरे लिए कुछ सम्मान अर्जित करें, अन्यथा यदि आप इसे संभाल नहीं सकते हैं तो मुझे डर है कि हम दोनों में से कोई भी अच्छा नहीं लगेगा। चिंता मत करो श्रीमान ली, अर्जुन रायजादा ने सम्मानपूर्वक पुष्टि की। मुझे जियोरिया कहो। रिया ओबरॉय घबरा गई। मैं आपको कब जियोरुओ कहूं और कब मैं आपको मिस्टर जियाओ कहूं? ली, अर्जुन रायजादा ने उत्सुकता से पूछा। जब मैं खुश होती हूं तो मुझे जियारुओ कहना, और जब मैं नहीं हूं। रिया ओबरॉय ने मुंह बनाया, एक प्यारी सी छोटी एल्फ की तरह लग रही थी। यह महिला सचमुच मोहक थी। कभी वह एक प्यारी सी परी जैसी होती थी, कभी एक सेक्सी और आकर्षक लड़की जैसी, कभी एक संवेदनशील और रोमांटिक एथेना जैसी। ऐसा लगता था कि वह इस संसार की सभी स्त्रियों के गुणों और सुंदरताओं का प्रतीक है। ठीक है, अर्जुन रायजादा ने सिर हिलाया। उसके होंठ थोड़े मुड़े, फिर वह नीचे झुका, उसके होंठ रिया ओबरॉय के गुलाबी होठों से मिल गए। रिया ओबरॉय अच्छी तरह से तैयार थी, उसने तुरंत अपनी छोटी गुलाबी जीभ अर्जुन रायजादा की जीभ में उलझा दी। दोनों ने जोश से चुंबन किया। अर्जुन रायजादा के हाथ रिया ओबरॉय की उभरी हुई पीठ पर टिके हुए थे, उसके मजबूत और शक्तिशाली हाथ संतुलित और लचीले मांस को मसल रहे थे। अर्जुन रायजादा के भीतर से एक शैतानी गर्मी उठी, जिसने उसकी चर्बी को जला दिया और उसकी सुनहरी बंदूक को सीधा खड़ा कर दिया, जो रिया ओबरॉय के अंतरंग त्रिकोण के खिलाफ दबाव डाल रही थी। रिया ओबरॉय ने अपनी पीठ को थोड़ा सा झुका लिया और अर्जुन रायजादा के उस तरह से धक्का देने से वह केवल और अधिक झुक सकी। अर्जुन रायजादा जितना अधिक छूता, वह उतना ही असहज होता जाता। उसका हाथ नीचे फिसलकर उसकी स्कर्ट में चला गया और तुरंत ही उसके छोटे अंडरवियर के किनारे तक पहुंच गया। उसकी उंगलियां सिलाई के साथ फिसलने लगी और तुरंत ही कोमल घास के कुछ रेशों को छू गईं। रिया ओबरॉय का दिल धड़क उठा, उसकी आंखें चौड़ी हो गईं क्योंकि उसने जल्दी से अर्जुन रायजादा को दूर धकेल दिया। उसका चेहरा लाल हो गया जब उसने कहा, रुको, हम इस तरह जारी नहीं रख सकते। हम नहीं कर सकते। ओह, अर्जुन रायजादा हैरान रह गया, उसे खुद से इतनी बड़ी हरकत की उम्मीद नहीं थी। उसने अजीब तरह से मुस्कुराते हुए कहा, माफ करना जियोरुओ, मेरा ऐसा करने का इरादा नहीं था। ये ठीक है, जब तक हम इसे जारी नहीं रखते। रिया ओबरॉय ने अपना सिर झुका लिया, उसके हाथ बेचैनी से फड़फड़ा रहे थे, उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि उन्हें कहाँ रखें। ये देखकर अर्जुन रायजादा जल्दी से वहां से चला गया और रिया ओबरॉय ने सिर हिलाया। इससे अधिक समय तक ऐसा होता तो ये दोनों के लिए बहुत शर्मनाक होता। अर्जुन रायजादा के जाने के बाद रिया ओबरॉय सोफे पर झुक गई, मानो थक गई हो, फिर धीरे धीरे नीचे खिसक गई और सोफे पर लेट गई। उसकी आंखें छत पर टिकी थी, जैसे कि वह उसके पार और रेलिंग के पार आकाश में देखना चाहती हो। रिया ओबरॉय के कार्यालय से निकलने के बाद अर्जुन रायजादा ने उस उंगली को सूंघा जो उन पैंटी में घुस गई थी, जिसमें अभी भी कस्तूरी की खुशबू थी। वह मुस्कुराया और बोला, वह सचमुच एक श्रेष्ठ महिला है। कार्यालय और लिफ्ट से बाहर आते ही अर्जुन रायजादा को तुरंत कुछ गड़बड़ नजर आई। इससे पहले उसके सहकर्मी उसे ऐसे देखते थे जैसे वह कोई विचित्र व्यक्ति हो, लेकिन इस बार उनकी निगाहें बिल्कुल अलग थीं, ईर्ष्या, जलन और घृणा से भरी हुई। अर्जुन रायजादा, बधाई हो। दूसरे समूह का सेल्स मैनेजर तुरंत आया और अर्जुन रायजादा को फुरोकिन सिगरेट देते हुए मुस्कुराते हुए बोला, अब जब तुम्हें पदोन्नति मिल गई है तो अपने भाइयों को मत भूलना। हाँ अर्जुन रायजादा, जब तुम ऊंचाइयों पर हो तो हमें मत भूलना। अन्य लोग भी उसके चारों ओर इकट्ठा होकर बोले। उनकी उत्सुक निगाहों और झूठे हाव भावों को देखकर अर्जुन रायजादा तुरंत समझ गया कि रिया ओबरॉय की नियुक्ति हो चुकी होगी और इन लोगों को पहले से ही पता था कि उन्हें कार्यवाहक उपाध्यक्ष के पद पर पदोन्नत किया गया है। उन्होंने सभी को हल्के से मुस्कुराते हुए प्रणाम किया, न तो उनमें अहंकार था और न ही विनम्रता। 149 अध्याय 143 अध्याय 140 पाखंड का मुखौटा। अर्जुन रायजादा ने अंततः इन लोगों को देखा था कि वे वास्तव में कौन हैं। वे सांसारिक लोग जो अपने झूठे मुखौटे के साथ केवल धन और शक्ति की परवाह करते हैं। वे लाभ के लिए अपनी गरिमा बेच देंगे। उनके चेहरों पर पाखंड देखकर अर्जुन रायजादा ने एक उदासीन मुस्कान छोड़ी। रास्ते में परिचितों और अजनबियों दोनों ने ही अर्जुन रायजादा को अपना आशीर्वाद दिया, लेकिन वह जानता था कि उनकी मुस्कुराहट केवल इसलिए थी क्योंकि उसने अस्थायी रूप से उपराष्ट्रपति का पदभार ग्रहण किया था। अर्जुन रायजादा। अचानक बिजली की तरह पीछे से एक आवाज आए। अर्जुन रायजादा कांप उठा, फिर धीरे से घूम गया। दालान में मौजूद सभी कर्मचारियों ने अर्जुन रायजादा से अपना मुंह फेर लिया और ऐसा दिखावा किया जैसे उन्होंने उन दोनों को देखा ही नहीं।
अर्जुन रायजादा जानता था कि उसका दुर्भाग्यशाली सितारा आ गया है। वह मुस्कुराए और बोले, यो उपनिदेशक कियान, यह क्या है? मुझसे फिर मिलने आए हो? कर्मचारियों ने अपने मुंह ढक लिए और हंसी मजाक करने लगे, मानो उपनिदेशक कियान हमेशा उनका पीछा करते रहते हो। अर्जुन रायजादा, उपनिदेशक कियान ने अचानक मुस्कुराते हुए शर्म से अपने हाथों को आपस में जोड़ते हुए कहा, मुझे अचानक एहसास हुआ कि मैं कई चीजों के बारे में गलत था। पिछले महीने आपका प्रदर्शन सामान्य था, इसलिए पिछले महीने का आपका वेतन पूरा भुगतान किया जाएगा। यह आपके वेतन खाते में पहले ही जमा हो चुका है, कृपया इसकी जांच करें। अर्जुन रायजादा चौंक गया। उसने तुरंत अपने सिर को छुआ, ये सुनिश्चित करने के लिए कि उसे बुखार तो नहीं है, तथा अपने गालों को चुटकी से दबाया तो उसे हल्का दर्द महसूस हुआ। उन्होंने आश्चर्य से कहा, यह कोई सपना नहीं है और मुझे बुखार भी नहीं है। तब तक उपनिदेशक कियान लिफ्ट में गायब हो चुके थे। उसे पीछे हटते देख आसपास के कर्मचारी तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठे। उपनिदेशक कियान और उसके बीच की नफरत को जानते हुए सभी ने अर्जुन रायजादा की जय जयकार की। किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि अर्जुन रायजादा की पदोन्नति उपनिदेशक कियान को इतनी जल्दी आत्मसमर्पण करने के लिए प्रेरित करेगी। अब उसका पद उससे भी ऊंचा हो गया था। चीन के नौकरशाही क्षेत्र में एक स्तर ऊपर का पद किसी को कुचल सकता है। अर्जुन रायजादा एक सपने में खोया हुआ लग रहा था, अनजाने में अपने कार्यालय में प्रवेश कर गया। अंदर मौजूद लोग एक एक करके खड़े हो गए और गंभीरता से अर्जुन रायजादा को घूरने लगे। फैन फेई ने दुखी भाव से उसकी ओर देखा, उसकी आंखों से आंसू टपक रहे थे। अर्जुन रायजादा अचंभित होकर सभी को आश्चर्यचकित होकर देखा और पूछा, क्या है? आप सबको क्या हो रहा है? अर्जुन रायजादा, तुम हमें छोड़कर जा रहे हो? फैन फेई ने अपने आंसू पोंछे, उसकी सुंदर फीनिक्स आंखें लाल हो गईं। उत्सुकतावश अर्जुन रायजादा ने कहा, मैं आप सबको कैसे छोड़ रहा हूं? मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मैं अभी भी तियानिया ग्रुप के साथ हूं। नहीं, अब आप उपाध्यक्ष हैं, कंपनी के कार्यकारी उपाध्यक्ष श्रीमान के ठीक नीचे। ली फॉन फेई ने आंसू भरी आंखों से अर्जुन रायजादा की ओर देखते हुए कहा, जल्द ही आपके पास एक नया, बड़ा, अधिक सुंदर कार्यालय होगा और शायद एक निजी सचिव और सहायक भी होगा। फैन फेई अंदर ही अंदर क्रोधित हो गया। इस विचार से उसका गुस्सा अनियंत्रित रूप से बढ़ रहा था। उसने हमेशा महसूस किया था कि अर्जुन रायजादा केवल उसका है। वह नहीं चाहती थी कि कोई और उनके बीच में आए। वह विशेष रूप से नहीं चाहती थी कि अर्जुन रायजादा ऑफिस ग्रुप 1 छोड़ दे, जहां कोई भी उसका मुकाबला नहीं कर सकता था। लेकिन एक बार जब अर्जुन रायजादा उपाध्यक्ष के पद पर पहुंच गए तो तियानिया समूह की सुंदरियां उनके पास आ गईं और उनकी प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त तेजी से कम हो गई। फैन फेई ने अपने होंठ फुलाए। हाँ, चिंता मत करो, मैं यहां से नहीं जाऊंगा। अर्जुन रायजादा ने गंभीरता से सभी को देखा और घोषणा की, यही वह जगह है जहां मैं भविष्य में काम करूंगा। भविष्य में मैं न केवल उपाध्यक्ष हूं, बल्कि तियानिया ग्रुप में ऑफिस ग्रुप 1 का प्रबंधक भी हूं। सचमुच? अर्जुन रायजादा को देखकर सभी लोग आश्चर्यचकित और प्रसन्न थे। हाँ, अर्जुन रायजादा ने सिर हिलाया और फॉन फी जैसे लोग तुरंत खुशी से एक दूसरे को गले लगाने लगे। फैन फेई ने खुद को अर्जुन रायजादा की बाहों में फेंक दिया, फिर खुशी से उछलते हुए उसकी गर्दन से लिपट गई। लियू शांग अपनी कुर्सी पर बैठे असहाय होकर ये दृश्य देख रहे थे। अर्जुन रायजादा की उत्कृष्टता सभी के लिए स्पष्ट थी और फैन फेई द्वारा अर्जुन रायजादा को आगे बढ़ाने के निर्णय से लियू शांग को निराशा हुई। जब अर्जुन रायजादा कंपनी में शामिल हुए तो वह सिर्फ एक अंगरक्षक थे। यद्यपि अंगरक्षक का वेतन अधिक था, लेकिन ये बिना किसी दर्जे का काम था जो उच्च वेतन के बदले मानव ढाल बनने के समान था। हालांकि बाद में अर्जुन रायजादा को व्यवसाय प्रबंधक के रूप में पदोन्नत किया गया और इतना ही नहीं, उन्होंने उत्तर जिला परियोजना भी डिजाइन की, बोर्ड की मंजूरी प्राप्त की, अंततः कार्यवाहक उपाध्यक्ष बने और उत्तर जिला परियोजना का प्रभार संभाला। यदि वह परियोजना सफल रही तो अर्जुन रायजादा का उपाध्यक्ष पद सुनिश्चित हो जाएगा। लियू शांग ने उदास होकर देखा जब फैन फी ने अर्जुन रायजादा को गले लगाया। फैन फेई जितना खुश था, उसके लिए यह उतना ही दुखद था। जिस लड़की से वह प्यार करता था उसे किसी और के आलिंगन में देखना ऐसा था जैसे लाखों चींटियां उसके दिल को चीर रही हो। अर्जुन रायजादा जल्दी से फॉन फेई से दूर हो गया और मजाक में विरोध किया, तुम छोटी सी बदमाश, क्या तुम मेरा फायदा उठा रही हो? बिल्कुल नहीं। फैन फेई, जो हमेशा आगे बढ़ने वाली लड़की थी, हल्के से हंसी और बोली, ये स्पष्ट है कि तुम मेरा फायदा उठा रही हो। यह अजीब होगा अगर मैं आपके बारे में शिकायत न करूं। हाँ, अर्जुन रायजादा तुरंत हंस पड़ा। अर्जुन रायजादा कंपनी के कार्यवाहक उपाध्यक्ष बन गए थे और हालांकि यह अस्थायी था, फिर भी उनके पास उपाध्यक्ष के सभी अधिकार थे। कंपनी के अंदर और बाहर लगभग हर कोई अर्जुन रायजादा के बारे में जिज्ञासा से भरा हुआ था। ये व्यक्ति कंपनी में 2 महीने से भी कम समय से था, फिर भी वह एक साधारण अंगरक्षक से उपाध्यक्ष के पद तक पहुंच गया। कंपनी के भीतर आंतरिक प्रतिक्रिया लगभग एकमत थी। कई लोगों ने आश्चर्य व्यक्त किया और दुर्भावनापूर्ण इरादे वाले लोगों के साथ साथ ईर्ष्या से ग्रस्त अन्य लोगों ने अर्जुन रायजादा के बारे में अफवाहें फैलानी शुरू कर दी। अगर आप मुझसे पूछें तो अर्जुन रायजादा रिश्वत और धोखे से अपने पद पर पहुंचा है।
ये कहना कठिन है, लेकिन श्रीमान के साथ उनके स्पष्ट और अनिश्चित संबंधों को देखते हुए ये कहना कठिन है कि श्रीमान के साथ उनके संबंध कितने स्पष्ट और अनिश्चित हैं। ली, बहुत संभावना है कि यह श्रीली की वजह से है। ली को यकीन नहीं था कि उन्हें इस तरह पदोन्नति मिल सकती है। कंपनी के अंदर जो कभी ईर्ष्या की भावना थी वह अब जलन और आक्रोश में बदल गई थी। हालांकि अर्जुन रायजादा हमेशा की तरह काम करता रहा, दूसरों की घूरती निगाहों पर ध्यान नहीं दिया। अर्जुन रायजादा के विचार में जब तक वह ईमानदारी से व्यवहार करता है उसे लोगों द्वारा उसके बारे में गपशप करने का कोई डर नहीं है। नॉर्दर्न सिटी डिस्ट्रिक्ट शूटिंग प्रोजेक्ट को हाथ में लेने के बाद अर्जुन रायजादा व्यस्त होने लगे। उपाध्यक्ष के रूप में उनके पास कंपनी के सभी विभागों को संगठित करने का अधिकार था। अपने कार्यभार संभालने के पहले दिन ही अर्जुन रायजादा ने तुरंत तियानिया ग्रुप की इंजीनियरिंग टीम को प्लॉट की सटीक माप और प्रारंभिक योजना बनाने के लिए उत्तरी जिले में भेज दिया। उन्होंने ये भी मांग की कि जनसंपर्क विभाग नगर सरकार के साथ पूरी ताकत से लॉबिंग शुरू करे। व्यापार विभाग ने आक्रामक रूप से विस्तार करना शुरू कर दिया और फ्रांस के एक प्रसिद्ध डिजाइनर को निमंत्रण भेजा गया। अर्जुन रायजादा ने फिलिप को उत्तरी शहर जिले में गगनचुंबी इमारत को डिजाइन करने के लिए जियागुआई शहर आने के लिए आमंत्रित किया। चूंकि वह कुछ करने जा रहे थे, इसलिए स्वाभाविक रूप से वह कुछ बड़ा करना चाहते थे। उनका दृढ़ इरादा था कि इसे जियागुआई शहर में और यहां तक कि जेड प्रांत में भी सबसे अधिक हलचल वाला क्षेत्र बनाया जाए और इसे केंद्रीय व्यापार जिले के जितना संभव हो सके उतना करीब लाया जाए। तियानिया समूह के भीतर की गपशप जल्दी ही समय के साथ लुप्त हो गई। जैसे ही पूरा तियानिया समूह अर्जुन रायजादा के निर्देश के तहत व्यवस्थित ढंग से आगे बढ़ा, उसने उच्च गति से काम करना शुरू कर दिया। मास्टर फिलिप विशेष रूप से फ्रांस से जियागुआई शहर आए और साइट का निरीक्षण करने के बाद उन्होंने अनुबंध लिया और जियागुआई शहर में बसने का फैसला किया। वह अपनी डिजाइन योजनाओं में व्यस्त हो गया। अर्जुन रायजादा ने उत्तरी जिले में परियोजना कार्य का निर्देशन किया, जिसमें स्थल निरीक्षण से लेकर सरकारी जनसंपर्क तक शामिल था। लगभग सब कुछ अर्जुन रायजादा के नियंत्रण में था और व्यवसाय इकाई 1 के कर्मचारी भी व्यस्त थे। हालांकि कार्यालय में केवल कुछ ही लोग थे, लेकिन वे सभी कड़ी मेहनत कर रहे थे, विशेष रूप से फैन फेई, जिसने खुद को अर्जुन रायजादा के सामने साबित करने के लिए लगभग अकेले ही जनसंपर्क परियोजना को संभाला, जिसके लिए अर्जुन रायजादा बहुत आभारी थी। आखिरकार जनसंपर्क एक थकाऊ और खतरनाक काम है। एक गलती का मतलब कार्य पूरा न कर पाना और अपनी प्रतिष्ठा खोना हो सकता है। उत्तरी सिटी डिस्ट्रिक्ट परियोजना पर एक व्यस्त सप्ताह के बाद अंततः सिटी प्रोपेगेंडा विभाग से कुछ अच्छी खबर आई। विभाग ने घोषणा की कि अगले 3 वर्षों के भीतर नगर सरकार अपने वर्तमान स्थान से उत्तरी नगर जिले में स्थानांतरित हो जाएगी। जैसे ही यह खबर फैली, जियागुआई शहर के सभी क्षेत्रों में हंगामा मच गया। कई बड़े उद्यमों और व्यापारियों ने अपना ध्यान उत्तरी जिले की भूमि की ओर लगाया। जो कंपनियां शुरू में उत्तरी जिले में तियानिया समूह के विकास को लेकर संशय में थीं, उन्होंने भी रुचि लेना शुरू कर दिया, जिससे तियानिया समूह के व्यापार विभाग को राहत मिली। पिछले सप्ताह लगातार अस्वीकृतियों से निपटने के संघर्ष की तुलना में अगला काम बहुत अधिक सुचारू रूप से चला। एक और सप्ताह बीत गया और कार्यकारी बैठक का समय आ गया। रियो ओबरॉय ने सम्मेलन कक्ष में अपनी सीट ली। लिन जिवेन उनके पीछे खड़ा था। कठोर व्यवहार के साथ रियो ओबरॉय ने अंडाकार सम्मेलन की मेज पर प्रत्येक निदेशक पर एक नजर डाली और कहा, देवियों और सज्जनों, पिछले हफ्ते से अर्जुन रायजादा ने आधिकारिक तौर पर उत्तर जिला परियोजना का कार्यभार संभाल लिया है। इस सप्ताह के प्रयासों के बाद मैं चाहूंगा कि प्रत्येक विभाग प्रमुख अर्जुन रायजादा के काम के बारे में बोले। इसके बाद जनसंपर्क विभाग की प्रमुख तुरंत आगे आई, एक बहुत ही आकर्षक महिला, बड़ी छाती और सुडौल नितंबों वाली। उसने मुस्कुराते हुए आदरपूर्वक कहा, श्रीमान ली, सम्मानित शेयरधारकों, शुभ दोपहर। उपराष्ट्रपति ये बहुत ही कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति हैं। यद्यपि मैं केवल जनसंपर्क विभाग का प्रमुख हूं, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि वह एक ऐसे उपाध्यक्ष हैं जो व्यक्तिगत रूप से इसमें शामिल होते हैं। जनसंपर्क विभाग के सदस्यों के पास उपराष्ट्रपति ये की प्रशंसा के अलावा कुछ नहीं है। रियो ओबरॉय ने हल्की मुस्कान दिखाई, फिर मुस्कुराते हुए कहा, व्यापार विभाग के प्रमुख उपाध्यक्ष ये मूल रूप से हमारे व्यापार विभाग से स्थानांतरित हुए थे, इसलिए जाहिर है वह हमारी अच्छी देखभाल करते हैं। व्यापार विभाग के प्रमुख ने एक हल्की मुस्कान के साथ कहा, शुरू में हमारा व्यावसायिक काम बहुत कठिन था। उपराष्ट्रपति ये व्यक्तिगत रूप से जमीनी स्तर पर गए, प्रत्येक व्यवसाय का मनोबल बढ़ाया और उन्हें प्रेरणादायी व्याख्यान दिए। उन्होंने तो अन्य विभागों से भी जानकारी एकत्रित की और उसे हमारे व्यापार विभाग के साथ साझा किया, जिससे आज हमारी उपलब्धियों में योगदान मिला। बहुत अच्छा। रियो ओबरॉय ने अपना सिर हिलाया, फिर बाजार अनुसंधान विभाग की ओर देखा। बाजार अनुसंधान विभाग के प्रमुख ने तुरंत आगे आकर कहा, मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं, उपराष्ट्रपति ये एक ऐसे व्यक्ति हैं जो बड़ी तस्वीर की गहरी समझ रखते हैं और बहुत रणनीतिक हैं। वह विवरण पर ध्यान देने में कोई कमी नहीं करता और न ही पूरी तस्वीर को नजरअंदाज करता है। रियो ओबरॉय ने एक संतुष्ट मुस्कान दिखाए और सभी निदेशकों की ओर देखते हुए कहा, कंपनी के विभिन्न विभागों से अर्जुन रायजादा के बारे में मिली प्रतिक्रिया को देखते हुए ये काफी अच्छा लगता है। इसलिए मेरा मानना है कि अर्जुन रायजादा निश्चित रूप से इस परियोजना को सर्वोत्तम बनाएंगे। क्या आप सब ऐसा नहीं सोचते? श्री ली
पिछली बार की आकर्षक महिला सहायक के साथ वाला आदमी तुरंत खड़ा हुआ और बोला, इस बार नगर सरकार ने घोषणा की है कि वह लगभग 1 वर्ष के भीतर उत्तरी जिले में स्थानांतरित हो जाएगी। शायद उस समय वे हमारी जमीन ले लें। तब अगर ऐसा हो जाए तो हमें क्या करना चाहिए? इसके बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। सरकार निश्चित रूप से हमें उचित मुआवजा देगी, रिया ओबरॉय ने हंसते हुए कहा। 150 अध्याय 144 अध्याय 141 आत्मघाती पागल अर्जुन रायजादा के काम ने सभी की प्रशंसा अर्जित की थी और हर किसी के मन में उसके प्रति अच्छी भावना थी। यद्यपि वह पहले से ही उपराष्ट्रपति थे, फिर भी उन्होंने उपराष्ट्रपति जैसा कोई दिखावा नहीं किया। जब भी लोग उपराष्ट्रपति ये का जिक्र करते थे तो वे अपनी सहमति जताने से खुद को रोक नहीं पाते थे। 1 सप्ताह के अंतराल में अर्जुन रायजादा उत्तरी शहर जिले में इधर उधर भागता रहा था और उसका रंग जली हुई लकड़ी की तरह काला पड़ गया था। हर बार जब फोन फेई अर्जुन रायजादा को देखती तो वह चिल्लाने से खुद को नहीं रोक पाती। यह विनम्र लड़की भगवान बाव को सम्मान देती है। अर्जुन रायजादा वास्तव में एक बहुत ही समर्पित व्यक्ति थे। वह कभी भी अपने कर्तव्यों से पीछे नहीं हटते थे और यदि यह उनकी जिम्मेदारी नहीं थी तब भी वह दूसरों की मदद करने की पूरी कोशिश करते थे। कुछ लोगों ने कहा कि यह सिर्फ अर्जुन रायजादा का स्वभाव था, लेकिन कोई नहीं जानता था कि ऐसा इसलिए था क्योंकि अर्जुन रायजादा के दिमाग में रिया ओबरॉय था। वह रिया ओबरॉय जैसी लड़की के भारी बोझ से वाकिफ था जो पूरे तियान्या समूह का भार अपने कंधों पर उठा रही थी। इसलिए उन्होंने उसके तनाव को कम करने का निश्चय किया। उत्तरी सिटी डिस्ट्रिक्ट की परियोजना वर्तमान में तियान्या समूह के लिए सबसे महत्वपूर्ण और निर्णायक थी। यदि परियोजना विफल हो गई तो पूरा समूह रसातल में चला जाएगा और यहां तक कि दिवालिया होने का खतरा भी हो सकता है। उत्तरी सिटी डिस्ट्रिक्ट में केवल एक जमीन के टुकड़े ने ही तियान्या ग्रुप की सारी नकदी समाप्त कर दी थी। अकेले निर्माण के लिए कम से कम 1 और भूखंड की कीमत की आवश्यकता थी। केंद्रीय व्यापार जिले में विकास की अनुमानित लागत 20 अरब से अधिक थी। इस प्रकार तियान्या समूह के लिए, जिसके पास लगभग कोई तरल निधि उपलब्ध नहीं थी, 20 बिलियन जुटाना लगभग असंभव था। उनके लिए एकमात्र व्यवहार्य विकल्प सहयोग और बैंक ऋण थे। इस समय अर्जुन रायजादा पुआल टोपी पहने हुए उत्तरी शहर जिले का निरीक्षण कर रहा था। भूमि पर बिखरे हुए निवासियों ने धीरे धीरे स्थानांतरित होना शुरू कर दिया था। बेशक यह मुख्य रूप से अर्जुन रायजादा और फोन फेई दोनों के प्रयासों के कारण संभव हुआ। यदि उन्होंने उन बुजुर्ग लोगों को वहां से चले जाने के लिए राजी नहीं किया होता तो निर्माण कार्य शीघ्र शुरू करना कठिन हो जाता। बुलडोजरों और उत्खनन मशीनों का एक बेड़ा साइट पर पहुंचा और भूमि को समतल कर दिया। जब ये कार्य पूरा हो गया तो नींव की खुदाई का काम शुरू हुआ। भगवान बाव, क्या आप आ गए हैं? फैन फेई एक शरारती प्रेत की तरह पास आया। अर्जुन रायजादा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मैं बस चिंतित था, इसलिए मैं जांच करने आया था। इसमें चिंता की क्या बात है? क्या ये हमारे काम में विश्वास की स्पष्ट कमी नहीं है? फैन फेई ने धीरे से कहा। ऐसा कैसे हो सकता है? अर्जुन रायजादा ने जल्दी से अपना सिर हिलाया। इतने दिनों में उसे पता चल गया था कि फोन फेई को प्रशंसा सुनना पसंद है। यदि कोई उनकी आलोचना करने का साहस करता तो उसे उनके अथक प्रतिवाद का सामना करना पड़ता। अर्जुन रायजादा ने यह कठिन तरीके से सीखा था। फैन फेई ने मुंह बनाते हुए कहा, तो फिर तुम क्यों आए? ठीक है, मैं अब और नहीं आऊंगा, मुझे जाना होगा। अर्जुन रायजादा ने अपने सिर से पुआल की टोपी उतारी और उसे फोन फेई के सिर पर रखते हुए कहा, मैं अब जा रहा हूं। धूप से झुलस मत जाना। मुझे तुम्हारी बेवकूफ पुआल टोपी नहीं चाहिए। फैन फेई ने टोपी हटाते हुए कहा। अर्जुन रायजादा ने इसकी परवाह नहीं की और सीधे पास की एक ऑटो कार में बैठ गया। घटनास्थल से तेजी से भागने से पहले उसने फोन फेई को हाथ हिलाकर अभिवादन किया। अर्जुन रायजादा की पुआल टोपी को पकड़े हुए फैन फेई को अंदर से अविश्वसनीय रूप से मीठा महसूस हुआ। उसने टोपी को पकड़े रखा, उसे फेंकने में हिचकिचाहट महसूस हुई और कुछ सोचने के बाद उसने अंततः उसे अपने सिर पर रख लिया। यह देखने में थोड़ा देहाती लग सकता है, लेकिन इसे अर्जुन रायजादा ने पहना था। फैन फेई को अंदर से मीठा महसूस हुआ। अर्जुन रायजादा सीधे कैसीनो चला गया। वह तियान्या समूह की परियोजनाओं में इतना व्यस्त था कि वह फैन जिक्सियाओ के बारे में भूल गया था। उनका मानना था कि इस सप्ताह में कैसीनो ने काफी अच्छी रकम अर्जित की होगी। जब अर्जुन रायजादा कैसीनो में पहुंचे तो प्रवेश द्वार पर छोटे भाइयों ने चिल्लाकर कहा, भाई अर्जुन, आप आ गए। फैन जिक्सियाओ कहाँ है? अर्जुन रायजादा ने तुरंत पूछा। ओह, जिक्सियाओ ऊपर है, छोटे भाइयों ने एक साथ उत्तर दिया। अर्जुन रायजादा अंदर आया। कैसीनो का स्लॉट मशीन क्षेत्र क्रिस्टल सिक्के पकड़े लोगों से भरा हुआ था और स्लॉट मशीनों के सामने बैठे लोगों के चेहरों पर विभिन्न भाव थे। कुछ आशान्वित थे, कुछ आश्चर्यचकित थे, कुछ उत्साहित थे, कुछ उदास थे और कुछ निराशा में रो रहे थे। ये जीवन के स्पेक्ट्रम का एक सूक्ष्म जगत जैसा था। इन लोगों को देखकर अर्जुन रायजादा ने असहाय होकर अपना सिर हिलाया। यद्यपि हर कोई यह कहावत जानता था कि घर हमेशा जीतता है, फिर भी प्रत्येक व्यक्ति कैसीनो में प्रवेश करने से नहीं रोक सका तथा जीवन मरण के जुए में अपनी किस्मत दांव पर लगाने से नहीं रुक सका। निजी कमरों से आगे बढ़ते हुए अर्जुन रायजादा सीधे ऊपर चला गया। दूसरी मंजिल शांत थी।
जैसे ही उसने कॉन्फ्रेंस रूम का दरवाजा खोला, अर्जुन रायजादा का गला वहां के माहौल से लगभग घुट गया। तुम सब यहाँ क्या कर रहे हो? अर्जुन रायजादा जल्दी से पीछे हट गया। फैंग जिक्सियाओ चौंका और जल्दी से खड़ा हो गया। भाई अर्जुन, आप आ गए। बड़े भाई जियांग वेई भी तुरंत उठ खड़ा हुआ, जबकि केवल दाहेई अपनी कुर्सी पर स्थिर बैठा रहा। उसकी आंखें चिंताग्रस्त थीं। अर्जुन रायजादा ने उत्सुकता से पूछा, आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? किसी बड़े मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं? ये कहते हुए फैंग जिक्सियाओ ने तुरंत अपना सिर झुका लिया, जबकि जियांग वेई खड़े नहीं रह सके और गुस्से से बोले, बड़े भाई, उस कमीने यान बुआ ने चेतावनी भेजी है। वह मांग करता है कि हम अपने लोगों को उसके अधीन कर दें, अन्यथा वह हमें पूरी तरह से मिटा देगा। यान बुआ? अर्जुन रायजादा चौंका और जल्दी से पूछा, ये कब हुआ? 3 दिन पहले। दाहेई हाथ में सिगरेट पकड़े हुए खड़े हुए अर्जुन रायजादा की ओर देखा और कहा, इसका मतलब है कि आज रात अगर हम समर्पण नहीं करते हैं तो वे हमें ढूंढने के लिए अपने लोगों को कैसीनो में लाएंगे। उन्हें आने दो, अर्जुन रायजादा ने ठंडे स्वर में हंसते हुए कहा। क्या वे सचमुच सोचते हैं कि हमें धमकाना इतना आसान है? लेकिन फैंग जिक्सियाओ ने कठिनाई से अर्जुन रायजादा को देखा और कहा, भाई अर्जुन, हमारे केवल कुछ दर्जन भाई हैं। यान बुआ के हाथों में मौजूद हजारों लोगों की तुलना में हम अपनी क्षमता से बाहर लड़ रहे हैं। यान बुआ ने अपना रुख स्पष्ट कर दिया है, यदि हम प्रतिरोध करना चुनते हैं तो वे आज रात सीटी बजा देंगे। धिक्कार है, उसने सीटी बजाने की हिम्मत की, अर्जुन रायजादा ने ठंडी आवाज में कहा। मैं अभी उसे ढूंढने जा रहा हूं। इतना कहकर अर्जुन रायजादा मुड़ा और चला गया। फैंग जिक्सियाओ और जियांग वेई जल्दी से पीछे चले गए और दाहेई को दृश्य देखने के लिए छोड़ दिया। जियाओ एर, वह छोटी सी शरारती बच्ची, एक 13 साल की लड़की को गले लगा रही थी। और लड़के, आजकल की लड़कियां 13 साल की उम्र में वास्तव में अच्छी तरह से विकसित होती हैं, यहाँ तक कि वयस भी उन्हें देखकर लार टपकाते हैं। विस्तान, वह नितंब, वह पतली कमर। जियो एर ने गर्व से सभी को बताया, ये लड़की मेरी है, आप में से किसी को भी इसे छूने की अनुमति नहीं है। अर्जुन रायजादा अपने आदमियों का नेतृत्व करते हुए सीधे फ्लेम ड्रैगन गैंग के मुख्यालय की ओर चला गया। रास्ते में छोटा ऑटो घना धुआं छोड़ रहा था, जिससे राहगीरों का दम घुट रहा था। कुछ लोगों ने तो कार की तस्वीरें लेने के लिए अपने फोन भी उठा लिए, ताकि वे उस कार को कैद कर सकें और फिर उसकी रिपोर्ट कर सकें। लेकिन तस्वीरें लेने के बाद उन्हें एहसास हुआ कि धुआं इतना घना था कि लाइसेंस प्लेट स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं दे रही थी। कार अंततः फ्लेम ड्रैगन गैंग के पास पहुंची। अर्जुन रायजादा सीधे इमारत में चला गया। दरवाजे पर सुरक्षा गार्ड ने अर्जुन रायजादा को रोका और पूछा, तुम्हें क्या चाहिए? मैं यान बुआ को ढूंढ रहा हूं, अर्जुन रायजादा ने ठंडी आवाज में कहा। हंफ, आपको लगता है कि आप सिर्फ मिस्टर को देख सकते हैं? यान, जब भी आप चाहें। क्या आपके पास कोई अपॉइंटमेंट है? सुरक्षा गार्ड ने अर्जुन रायजादा को अहंकार से देखा। आखिरकार अर्जुन रायजादा अपनी काली, मौसम की मार झेल चुकी त्वचा के साथ उस भूमिका के लिए उपयुक्त नहीं लग रहा था, जैसे वह अभी खेतों से आया हो। अर्जुन रायजादा ने अपनी मुट्ठी उठाई और सुरक्षा गार्ड पर वार किया, जिससे गार्ड गिर गया। अर्जुन रायजादा ने अपनी मुट्ठी मोड़ी और कहा, अपनी बहन को छोड़ दो, यह मेरी नियुक्ति है, समझे? भाई अर्जुन का रास्ता रोकने की हिम्मत, लगता है तुम जीने से थक गए हो। फैंग जिक्सियाओ ने अपना पैर उठाया और सुरक्षा गार्ड की छाती पर जोर से मारा, जिससे उसने तुरंत खून थूक दिया। जियांग वेई अंदर गया, गार्ड के पास गया और खेद से अपना सिर हिलाया। मैं आमतौर पर लोगों को धमकाता नहीं हूं, लेकिन जब मैं ऐसा करता हूं तो उनके साथ इंसानों जैसा व्यवहार नहीं किया जाता। इसके बाद वह उस आदमी के ऊपर कूद पड़ा और उसके शरीर पर बेरहमी से प्रहार करने लगा। तीनों ने सुरक्षा गार्ड को बुरी तरह पीटा। एक अन्य सुरक्षा गार्ड ने देखा कि क्या हो रहा है और उसने तुरंत ही झगड़े के लिए विशेष रूप से डिजाइन की गई अलार्म घंटी बजा दी। आमतौर पर बदला लेने के डर से गार्डों ने प्रवेश द्वार पर एक अलार्म घंटी लगा दी थी। किसी भी आपात स्थिति में वे इसे बजाते और इमारत के अन्य गार्ड दौड़कर आते। ये तथाकथित गार्ड वास्तव में छोटे गुंडे थे, जो फ्लेम ड्रैगन गैंग के सदस्य थे। इमारत के अंदर से दर्जनों लोगों का एक समूह बाहर निकला और अर्जुन रायजादा और उसके 2 दोस्तों को घेर लिया। प्रमुख सुरक्षा गार्ड ने व्यंग्य किया, तुम तीनों में हिम्मत है जो इस तरह फ्लेम ड्रैगन गैंग के मुख्यालय में घुस आए हो? लगता है आप यही पूछ रहे हैं। भाड़ में जाओ। बिना एक शब्द कहे अर्जुन रायजादा ने एक उल्टी हुई किक मारी, जिससे वह साहसी आदमी जमीन पर गिर पड़ा। गार्ड वहीं लेटा हुआ था, अर्जुन रायजादा और अन्य लोगों की ओर इशारा कर रहा था, सांस लेने के लिए संघर्ष कर रहा था और फिर कमजोर स्वर में चिल्लाया, मार डालो, मारना, मार डालो, जाओ। समूह एक साथ आगे बढ़ गया। अर्जुन रायजादा ने बिना किसी हड़बड़ी के अपनी जेब से सिगरेट निकाली और उसे अपने मुंह में डाल लिया। उसने अपनी जैकेट उतारी, उसे रस्सी की तरह मोड़ा और एक भयंकर चाबुक से उसे एक आदमी की गर्दन में लपेट दिया, जोर से झटका दिया और वह आदमी लड़खड़ा गया। अर्जुन रायजादा हवा में उछला, उसके पैर बिजली की तरह चमक उठे और उसने 2 लोगों को टक्कर मार दी। जल्द ही दोनों व्यक्ति जमीन पर लेट गए और उठ नहीं सके। फैंग जिक्सियाओ 2 गार्डों से उलझ गया, जिससे उसे कुछ मामूली चोटें आई और जियांग वेई को चाकू से हाथ पर चोट लग गई।
अर्जुन रायजादा को कोई चोट नहीं आई, उसके मुंह में सिगरेट अभी भी सुलग रही थी, हालांकि वह आधी जल चुकी थी।